दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक जंगल लॉर का हिंदी ट्रांसलेशन, जिसका कि नाम है जीती जागती कहानी जंगल की। ये ट्रांसलेशन किया है संजीव दत्त जी ने और इस बुक को पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स देहरादून ने। इस बुक की अगली कहानी है कुंवर सिंह के बारे में। मैंने माई इंडिया में लिखा है कि उसे काला डूंगी के नज़दीक वाले जंगलों में शिकार करने से बहुत परहेज था, क्योंकि यहाँ जमीन पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बेलें फैली रहती थीं। कुंवर सिंह को हमेशा ही ये डर लगा रहता था, यदि कोई मुस्तैद और ईमानदार फॉरेस्ट गार्ड या गुस्से से भरा हुआ कोई शेर कभी उसके पीछे पड़ गया तो उसके लिए इन बेलों की वजह से भाग निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो भागने की कोशिश करेगा और बेलों में उलझ उलझ के गिरेगा। यही वजह थी कि उसने अपने चोरी छिपे शिकार की हद खुद ही गड़प्पू के जंगलों तक बांध रखी थी। कुंवर सिंह जंगल का बढ़िया जानकार और बढ़िया निशानेबाज था। मैं हमेशा उसकी तारीफ करता रहा हूं। लेकिन कुंवर सिंह कोई सुपर शिकारी नहीं था और इसकी वजह मैं ये मानता हूं कि जिन जंगलों में वो शिकार करता था वहां शिकार लायक जानवरों की बहुतायत थी। उसे जंगल के हर रास्ते की जानकारी थी। घास की हर पट्टी और हर ऐसे खुले मैदान को कुंवर सिंह बखूबी जानता था जहां शिकार के लिए हिरण मिलते हैं, लेकिन शिकार तक पहुंचने का उसका तरीका एकदम गलत था। आवाज किए बिना वो जरा भी चलने की कोशिश नहीं करता था। यदि किसी एक मैदान में चर रहे हिरण उसकी आवाज सुनकर भाग जाते तो वो कहता था, कोई बात नहीं, अगले मैदान में और ज्यादा हिरण मिल जाएंगे। लेकिन चाहे जो भी हो, कुंवर सिंह से जो कुछ मैंने सीखा उसके लिए मैं हमेशा से उसका शुक्रगुजार रहा हूं। मैं इस बात के लिए भी कुंवर सिंह का एहसानमंद हूं कि उसने मुझे अपने अनजान डरों पर काबू पाना सिखा दिया था। मेरा ऐसा ही एक डर था, जंगल की आग का। मैंने जो कुछ सुन रखा था और उससे होने वाली तबाही का असर मैं अपने जंगलों पर भी देख चुका था, इसलिए मेरे मन में डर छुपा बैठा था कि किसी दिन मैं जंगल की आग की गिरफ्त में आ जाऊंगा और जिंदा ही भुन जाऊंगा। मेरे इस डर को दूर किया तो सिर्फ कुंवर सिंह ने। कुमाऊं की निचली पहाड़ियों पर बसे गांव में हर कोई अपने पड़ोसी या दूसरों के मामलों में दिलचस्पी लेता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों को कभी अखबार देखने को न मिलता हो और जिनकी दुनिया की हद उनके गांवों के आसपास फैले हुए जंगल तय करते हैं, ऐसे में कोई खबर चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, बड़ी दिलचस्पी से सुनी जाती है, बड़ी तेजी से कानों कान फैला दी जाती है। और मज़ेदार बात यह है कि बार बार दोहराई जाने पर भी खबर का एक लफ्ज़ भी कम नहीं होता। इसलिए फार्म यार्ड में मेरे हाथों तेंदुआ मारे जाने की खबर कुंवर सिंह तक तेंदुए के ठंडा पड़ने के पहले ही पहुंच गई थी। शिकारी तो वो था ही, इसलिए तुरंत ही वो मुझे बधाई देने चला आया। सार्जेंट मेजर से मुझे मिली राइफल के बारे में तो उसे पता था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की मेरी काबिलियत के बारे में उसे तभी यकीन आया जब मैंने अपना पहला तेंदुआ मार गिराया। बहरहाल मेरी काबिलियत का ठोस सबूत कुंवर सिंह की आंखों के सामने था और अब उसने मुझमें और मेरी राइफल में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उस दिन उसके लौटने के पहले मैंने वादा किया कि मैं अगली सुबह ठीक 5 बजे उसे गड़प्पू के जाने वाली सड़क पर चौथे मील के पत्थर पर मिलूंगा। सुबह मैगी ने जब मेरे लिए चाय बनाई तो उस वक्त बड़ा घना अंधेरा था। कुंवर सिंह से मुलाकात के लिए मैं घर से निकल पड़ा। अभी मेरे पास 1 घंटे का वक्त था। जंगल की सुनसान सड़क से मैं पहले भी कई बार गुजर चुका था और मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था। जब मैं मील के चौथे पत्थर के नज़दीक पहुंचा तो मुझे दूर से सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे जलती हुई आग की चमक दिखाई दी। कुंवर सिंह पहले से वहां पहुंच चुका था। मैं जैसे ही अपने हाथ तापने के लिए आग के नज़दीक बैठा, कुंवर सिंह ने कहा, अरे देखो, तुम इतनी जल्दबाजी में घर से निकले हो कि तुम पतलून पहनना भी भूल गए। मैंने कुंवर सिंह को यह समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं पतलून पहनना नहीं भूला था, बल्कि जो चीज़ आज मैंने पहली बार पहनी थी उसे कहते हैं शॉर्ट्स। ये एकदम नए चलन की चीज़ है। मुझे उसे अपनी बात समझाने में कितनी कामयाबी मिली, इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं। मेरी बात सुनकर भी उसने यही कहा कि जांघिया पहनकर जंगल में घूमना ठीक बात नहीं, क्योंकि जांघिए जंगल के लिए मुफीद नहीं है।
उसका चेहरा देखकर ये लग रहा था कि जैसे कि मैंने बड़ी बेशर्मी भरे कपड़े पहने हैं और यदि कुंवर सिंह को कहीं मेरे साथ देख लिया गया तो उसे फांसी चढ़ना पड़ेगा। इस बुरी शुरुआत के बाद माहौल में सुधार तभी आया जब एक नज़दीकी पेड़ से एक जंगली मुर्गे ने बांग दी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर कुंवर सिंह उठ खड़ा हुआ। उसने आग बुझाई और मुझसे कहा, चलो चलते हैं, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। जब हमने वहां से चलना शुरू किया उस वक्त जंगल सुबह की पहली अंगड़ाई ले रहा था। हम पेड़ के नीचे से बाहर आ गए और सड़क पर कदम रखा। जो जंगली मुर्गा हमारी आग की वजह से उठ बैठा था, उसकी बांग की आवाज़ों ने जंगल में एक लहर पैदा कर दी। जंगल का हर छोटा बड़ा पक्षी इस लहर में अपना सुर मिलाने लगा। पूरे जंगल के परिंदे एक एक करके जागने लगे और अपने सुरों से जंगल को जगाने लगे। हालांकि हमारा जंगली मुर्गा सबसे पहले उठकर अपनी आंखें मलकर नींद भगाता है, लेकिन वह जमीन पर उतरने वाला सबसे पहला पंछी नहीं होता। पेड़ से धरती पर सबसे पहले उतरकर अपना मुंह जूठा करने का हक विस्लिंग स्कूल बॉय यानी कि कस्तूरा ने ले रखा है। दिन रात या रात दिन, बीच की आधी रोशनी में कुमाऊं के जंगलों से गुजरते वक्त पंख फैलाए बे आवाज उड़ते एक पंछी आपको अपने सामने से तेजी से गुजरता हुआ दिखाई देता है। इस पंछी की जुबान पर हमेशा गीत सजे रहते हैं। इन्हीं गीतों को गाते हुए वो खत्म हो रहे दिन की हर शाम की विदाई देता है और हर सुबह नए दिन का स्वागत करता है। आपने एक बार भी कस्तूरे का गीत सुना है तो आप जिंदगी भर इसे भूल नहीं सकते। जंगल का यह गायक सुबह उड़ते वक्त गीत सुनाता है और दिन के वक्त किसी पेड़ पर बैठकर निचले सुर में घंटों तक ऐसा गीत गाता रहता है जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। सुबह का स्वागत करने वाला दूसरा पक्षी है ड्रोंगो या फिर जंगल का कोतवाल। ड्रोंगो की आवाज गूंजने के मिनट भर के भीतर ही मोर भोर के स्वागत में कूकना शुरू कर देता है। मोर की आवाज इतनी तीखी होती है कि एक बार कानों में पड़ने के बाद कोई सोया नहीं रह सकता। सेमल के बड़े भारी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे मोर की इस आवाज के साथ ही ढलती हुई रात और दिन के उभरते उजाले के साथ जंगल का ऑर्केस्ट्रा पूरे जोर से बजने लगता है। इस ऑर्केस्ट्रा में शामिल होती हैं हजारों कंठों से फूटती हुई सुरीली आवाजें और ऑर्केस्ट्रा का सुर बढ़ता ही जाता है। सिर्फ परिंदे ही नहीं, अब जानवर भी निकल पड़े हैं। अभी चीतलों का एक छोटा सा झुंड हमारे सामने से निकला है। हमने 200 गज आगे सड़क के किनारे एक मादा सांभर और उसका बच्चा देखा है जो कि छोटी घास कुतर रहे हैं। अब पूरब की तरफ से शेर की दहाड़ गूंजती है और ढेर सारे मोर एक साथ जोर से चिल्लाते हैं। कुंवर सिंह का अंदाज है कि शेर से हमारी दूरी इतनी है जितनी कि राइफल से चली गोली की 4 उड़ानें। इस बात को यूं समझे कि राइफल की गोली जितनी दूर तक जाती है वो दूरी 4 गुना कर दी जाए तो। कुंवर सिंह कहता है कि शेर उसी रेतीले नाले में है जहां हरि सिंह के साथ शेर की वह मुठभेड़ हुई थी जिसमें उन दोनों की जान जा सकती थी। हरि सिंह की आते ही शेर ने एक पंजे में बाहर निकाल दी थी। जाहिरा तौर पर यह शेर अपने शिकार से पेट भर कर लौट रहा है और इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि कौन उसे देख रहा है। पहले एक कांकड़, फिर 2 सांबर और अब चीतलों का एक झुंड शेर की मौजूदगी की चेतावनी जंगल के दूसरे बाशिंदों को दे रहे हैं। सूरज पेड़ की फुनगियों को छू रहा है। इतने में हम गड़प्पू पहुंच जाते हैं। हम लकड़ी का पुल पार करते हैं तो नजदीकी खुली जगह में चुग रहे 50-60 जंगली मुर्गे वहां से पंख फड़फड़ाते भाग जाते हैं। थोड़ा और आगे निकलकर हम एक पगडंडी पकड़ते हैं जो हमें झाड़ झंकाड़ वाले जंगल से होते हुए उस सूखे नाले में ले आती है जिस पर बना लकड़ी का पुल अभी हमने पार किया था। ये नाला मॉनसून को छोड़कर बाकी दिनों में सूखा पड़ा रहता है और जंगल में सभी जानवरों के लिए हाईवे का काम करता है। इस हाईवे पर से होते हुए जानवर इसी नाले में 3 मील आगे फूटने वाले एक सोते के साफ चमकदार पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। आने वाले बरसों में ये नाला मेरी पसंदीदा शिकारगाह बन गया। शिकार भले ही मैं राइफल से कर रहा हूँ या फिर शूट कर रहा हूँ कैमरे से, इस जगह की खूबी यह थी कि यहाँ जानवरों की भरमार थी और नाले के रेतीले तल पर कोई इंसानी पगछाप देखकर आपको सिर्फ उतना ही अंदाजा लगाना पड़ता जितना कि रॉबिन्सन क्रूसो को वीरान टापू पर फ्राइडे की पगछाप देखकर लगाना पड़ा होगा।
करीब आधे मील तक ये सूखी धारा झाड़ीदार जंगल से गुजरती है और फिर नल घास की पट्टी में घुस जाती है, जो कि 1/4 मील चौड़ी और कई मील लंबी है। नल घास खोखली होती है और इसके जोड़ या गठाने बांस की गठानों जैसी होती हैं। बड़ी नल घास की ऊंचाई 14 फीट तक हो सकती है। यदि ये घास गांव के नज़दीक लगी हो तो झोपड़ी बनाने में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। हमारे गांव वाले गड़प्पू के इर्द गिर्द फैले जंगलों को जब जानवरों की चराई के लिए जलाकर साफ करते हैं तो आसपास के सारे जंगली जानवर नल घास में पनाह ले लेते हैं। ये घास नमी वाली जमीन में पैदा होती है और साल भर हरी रहती है। जिस बरस बहुत ज़्यादा सूखा पड़े, ऐसे बरसों को छोड़कर नल घास में आग लगाने के इक्का दुक्का मामले ही दिखते हैं। लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है तो इसके नतीजे बड़ी डरावनी आग की शक्ल में होते हैं, क्योंकि ये घास आम तौर पर ज़मीनी बेलों में उलझी होती है और इसका हर जोड़ गर्म होने पर फूटता है और पिस्तौल जैसी आवाज़ें पैदा करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आग लगने पर जब नल घास के लाखों जोड़ एक साथ फूटते हैं तो कैसी भयानक आवाज़ होती होगी। यह आवाज़ सचमुच में कान फोड़ होती है और इसे बड़ी आसानी से मील भर दूर से सुना जा सकता है। उस सुबह कुंवर सिंह और मैं जब सूखी धारा में आगे बढ़े तो सामने काले रंग के धुएं का बादल आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया और दूर से आती आग की गरज और जलती लकड़ियों के चटकने की आवाज़ मेरे कानों से आ टकराई। सूखी धारा यहाँ से दक्षिण की तरफ जा रही थी और आग इसके पूर्वी तरफ भड़क रही थी। हवा इसी दिशा में तेजी से आगे बह रही थी और आग को हमारी तरफ धकेलते हुए कुंवर सिंह आगे चल रहा था और उसने मुझसे कहा कि पिछले 10 सालों में पहली बार नल घास ने आग पकड़ी है। ये कहते हुए वो सामने देखते हुए सीधा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हमने एक मोड़ काटा, आग हमें दिखाई देने लगी, जो कि सूखी धारा से 100 गज दूर थी। आग की बड़ी बड़ी लपटें ऊपर उठकर छल्ले की शक्ल में गोल होते होते काले धुएं के बादल में समाती जा रही थी। धुएं के बादल के किनारों पर सैकड़ों तिलियर, नीलकंठ और जंगल कोतवाल उन पंखदार कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बना रहे थे जो गर्म हवा के साथ ऊपर उठ रहे थे। इन पंखदार कीड़ा मकोड़ों में से जो इन परिंदों की खुराक बनने से बच रहे थे, वो सूखी धारा के रेतीले तले पर उतरते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मोर, जंगली मुर्गे और काले तीतर झपट्टे मार मार कर उन्हें अपने पेट में पहुंचा रहे थे। शिकार लायक इन परिंदों के बीच में कोई 20 चीतलों का एक झुंड बड़े मजे से सेमल के उन बड़े लाल फूलों को खाने में मगन था जो तेज हवा की वजह से नीचे गिर रहे थे। ये मेरी पहली आग थी जो मैंने अपनी जिंदगी में जंगल में देखी थी। जंगल की आग के नाम से भी मेरा कलेजा कांपता था। ये इंसान की फितरत होती है कि इंसान अनजाने डर से बहुत ज़्यादा घबराता है। यानी जिस बात को आप जानते नहीं, उसका डर बहुत ज़्यादा बुरा होता है। मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो देखने के बाद, जैसे आग के दौरान बेफिक्री से अपना पेट भरते परिंदे और जानवरों को देखने के बाद, मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही वो अकेला हूँ जो डर रहा है और मेरे इस डर की वजह कुछ और नहीं बल्कि मेरी अपनी नादानी ही है। कुंवर सिंह के पीछे चलते चलते कई बार मैं मुड़कर भाग निकलने को हुआ, लेकिन बार बार मुझे इसी डर ने रोक लिया कि बाद में कुंवर सिंह मुझे कायर कहेगा। अब 50 गज चौड़ी सूखी धारा की रेतीली नली पर खड़े खड़े मैं देख रहा था कि आग आगे बढ़ती जा रही है। काले धुएं का बादल और ऊपर उठता जा रहा है और आग की आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब मैं वहाँ खड़े खड़े सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब कोई शिकार लायक जानवर वहाँ से निकले और कब मैं उसे अपना निशाना बनाऊं। मेरा डर, मेरा पीछा कभी का छोड़ चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। आग से पैदा हुई गर्मी अब हम सूखी धारा में खड़े खड़े महसूस कर सकते थे। थोड़ी देर बाद जब हिरण, मोर, जंगली मुर्गे और काले तीतर वापस जंगल में गायब होने लगे तो हम दोनों ने भी गड़प्पू होते हुए घर की तरफ वापस लौटना शुरू किया। बाद में बरसों में घास में लगी आग से मुझे कई जबरदस्त रोमांचकारी तजुर्बे हुए। लेकिन इन तजुर्बों के बारे में कुछ कहने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमालय की तलहटी में काश्तकारी करने वाले हम लोगों को अपने मवेशियों की चराई के लिए गैर हिफाजती जंगल जलाने की सरकार से इजाज़त मिली हुई है। इन जंगलों में घास की तरह की कई किस्में हैं और क्योंकि वे सब एक साथ ही नहीं सूखती, इसलिए उन्हें जलाने का काम हम कई किस्तों में करते हैं। ये काम फरवरी के महीने में शुरू होता है और ख़त्म होता है
जून के महीने में। इस पूरे दौरान यहाँ वहाँ घास जलती हुई दिखाई देती है और घास के किसी भी हिस्से से गुजरते समय किसी भी आदमी को घास में आग लगाने की खुली छूट है, बशर्ते कि उसकी निगाह में वो घास सूखी हुई घास हो। एक किस्सा यह है कि मैं और बिंदम तराई इलाके के बिंदु खेड़ा में काले तीतरों के शिकार पर निकले हुए थे। एक सुबह बहादुर के साथ घर लौटने के लिए मैं निकल पड़ा। काला डूंगी यहाँ से 25 मील दूर था। बहादुर मेरा पुराना दोस्त है और 30 बरस से हमारे गांव का मुखिया भी है। बहादुर और मैं करीब 10 मील आ चुके थे। अब तक के पूरे रास्ते में ज़्यादातर घास जलाई जा चुकी थी, लेकिन कहीं कहीं पर जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में अंजलि घास अभी भी मौजूद थी। घास के ऐसे ही एक टुकड़े के नज़दीक जब हम पहुंचे तो एक जानवर घास से निकलकर हमारे रास्ते में आ गया और कुछ देर तक बैलगाड़ी के बीचों बीच आड़ा खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर सवेरे की सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसका रंग और डील डोल देखकर हमने सोचा कि यह शेर होगा। लेकिन थोड़ी देर में जब वो रास्ता पार करके घास में जा घुसा तो उसकी पूंछ की लंबाई देखकर हमें समझ में आया कि ये तो तेंदुआ है। बहादुर ने दुखी होकर कहा, साहब कितने दुख की बात है कि कमिश्नर साहब और उनके हाथी 10 मील दूर हैं। ये तो पूरे तराई इलाके का सबसे बड़ा तेंदुआ है। इतने बड़े तेंदुए का तो शिकार होना ही चाहिए। तेंदुआ वाकई शिकार के लायक था, इस बात में कोई शक नहीं। विंडहम और उनके हाथी 10 मील दूर थे, इसलिए मैंने रुककर इस तेंदुए पर एक बार हाथ आजमाने का फैसला किया। इस फैसले की वजह थी कि ये तेंदुआ मवेशी खाने की तरफ से आ रहा था और जिस ढंग से वो खुली जगह में दिन के वक्त आगे बढ़ रहा था, उससे साबित होता था कि रात में उसने मवेशी खाने के ही किसी जानवर को अपना शिकार बनाया है। जब मैंने बहादुर को बताया कि मैं घास जलाकर तेंदुए का शिकार करना चाहता हूँ तो वो राजी हो गया, लेकिन इस बात में उसे थोड़ा शक था कि शायद मेरा तरीका कामयाब नहीं होगा। पहला काम तो यह था कि हम पता लगाए कि घास का टुकड़ा कितना बड़ा है, इसलिए हमने अपना रास्ता छोड़ा, घास का पूरा चक्कर लगाया। घास कोई 10 एकड़ में फैली हुई थी। घास का एक टुकड़ा आइसक्रीम के कोन के जैसा था और बैलगाड़ी वाला रास्ता इस कोने के ऊपरी हिस्से के नज़दीक से गुजरता था। मैंने घास के 2 गुच्छे काटे, उन्हें सुलगाकर बहादुर को दाईं तरफ आग लगाने के लिए भेज दिया और मैं खुद बाईं तरफ से आग लगाने लगा। यहाँ जो घास उगी थी वो थी एलिफेंट ग्रास, यानी कि हाथी ग्रास, जो कि करीब 12 फीट ऊंची थी और सेमल की रुई की तरह से सूखी थी। मिनट भर के भीतर ही आग जोरदार ढंग से धधकने लगी। मैं दौड़कर बैलगाड़ी वाले रास्ते पर आ गया और वहीं पर लेटकर मैंने अपनी .275 रिग्बी राइफल कंधे से लगा ली। राइफल का निशाना मैंने इस तरह से लगाया था कि यदि तेंदुआ भागते हुए इस बैलगाड़ी वाले रास्ते पर आए तो मेरी गोली उसके शरीर में लगे। मैं घास से 10 फीट दूर लेटा था और जिस जगह से तेंदुआ घास में घुसा था वो जगह मुझसे 50 गज की दूरी पर थी। बैलगाड़ी वाला रास्ता 10 फुट चौड़ा था और मुझे तेंदुए को मार गिराने में तभी कामयाबी मिल सकती थी कि जैसे ही वो मेरी निगाह में आए मैं ट्रिगर दबा दूं। मुझे ये यकीन था कि तेंदुआ बैलगाड़ी वाले रास्ते को बिल्कुल आखिरी पल में पार करेगा और ये काम वो बहुत तेज रफ्तार से करेगा। इस पूरे सिलसिले में बहादुर को गोली से कोई नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उसे मैंने पहले ही कह दिया था कि आग लगाने के तुरंत बाद वो किसी ऐसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाए जो बैलगाड़ी वाले रास्ते से दूर हो। अब तक आधी घास जल चुकी थी और धधकती आग की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कोई एक्सप्रेस गाड़ी पूरी रफ्तार से लोहे के पुल से गुजर रही हो। इतने में किसी इंसान का नंगा पैर मुझे अपने बाईं तरफ दिखाई दिया। मैंने ऊपर को देखा तो पाया मेरे पास में ही एक आदमी खड़ा हुआ था। पहनावे और शक्ल सूरत से वो मुझे कोई मुसलमान गाड़ीवान लगा जो अपने भटके हुए बैल की तलाश में इस तरफ आ गया था। थोड़ा ऊपर उठकर मैंने इस आदमी को जोर देकर अपने बाजू में लिटा लिया। आग से पैदा हो रहे शोर की वजह से मैंने उसके कान से मुंह सटाकर चिल्लाकर कहा कि बगैर हिले डुले मेरी बगल में लेटा रहे। वो उठ के भागे नहीं, इसलिए अपनी एक टांग के नीचे मैंने उसे दबा लिया। जब आग हमारे और नज़दीक आ गई तो कुल 25 गज जलनी बाकी थी कि बिजली की रफ्तार से तेंदुए को रास्ता पार करते देखकर मैंने ट्रिगर दबा दिया और उसके साथ ही मुझे उसकी पूंछ ऊपर उठती हुई दिखी। बैलगाड़ी वाले रास्ते के बाईं तरफ की घास कुछ ही दिन पहले जली थी और मैदान में खड़ी घास के डंठलों में
तेंदुआ जाके घुस गया था। डंठलों की वजह से यह देख पाना नामुमकिन हो रहा था कि मेरी गोली तेंदुए को कहाँ पर लगी है। तेंदुए की पूंछ जिस ढंग से ऊपर उठी थी, उसे देखकर तो मुझे पूरा यकीन था कि तेंदुए को गोली ऐसी लगी है कि वो बचेगा नहीं। इसी यकीन के मद्देनजर अपने साथ वाले आदमी की कलाई को मजबूती से पकड़े हुए मैं तेजी से उठा, झटके से उसे खड़ा किया और उसे साथ साथ लिए बैलगाड़ी वाले रास्ते पर मैंने दौड़ लगा दी। रास्ता धुएं से एकदम धुंधला हो रहा था। आगे बढ़ती आग की लपटें बड़े खतरनाक ढंग से हमारे सिर से थोड़ा ही ऊपर थी, लपलपा रही थीं। तेंदुआ हमें तभी दिखाई दिया जब हम एकदम उसके सिर पर जाके खड़े हो गए। आग की गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए एक पल का भी वक्त गवाए बगैर मैं झुका, तेंदुए की पूंछ अपने साथ वाले आदमी के हाथ में पकड़ा दी और उसके हाथ के ऊपर मैंने अपना पंजा कस दिया। अब हम दोनों ने मिलकर जैसे ही तेंदुए को आग से बाहर खींचना शुरू किया, तेंदुए ने अपना मुंह फाड़ा और हमारे ऊपर गुर्राया। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि मेरी गोली तेंदुए की गर्दन की आर पार हो गई थी और इस वजह से तेंदुआ लकवे वाली हालत में था। जब हम तेंदुए को आग से 50 गज तक दूर ले आए, तब तक तेंदुआ पूरी तरह से मर चुका था। अब मैंने जैसे ही उस साथी का हाथ छोड़ा, वो उछलकर ऐसे भागा जैसे कि मैंने उसे काट खाया हो। उसने भागते भागते अपनी पगड़ी सर से उतार ली। अब वो और ज्यादा तेजी से भाग रहा था। आगे आगे वो था, पीछे पीछे हवा में उड़ता उसकी खुली पगड़ी का दूसरा छोर। वो तो बस ऐसे भागा था जैसे कभी कोई गाड़ीवान जिंदगी में भागा नहीं होगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो भागकर जहां भी गया हो, अपने गांव या कहीं और, वहां पर मैं मौजूद नहीं था उसकी कहानी सुनने के लिए। हिंदुस्तानी लोग कहानियां सुनाने में बड़े उस्ताद होते हैं और मैं इस आदमी से उसकी कहानी सुनना चाहता था कि वो कैसे एक पागल अंग्रेज के पंजे से छूटकर भागा। ये कहानी वाकई सुनने लायक रही होगी। पेड़ की फुनगी पर बैठे बहादुर ने पूरा वाक्या अपनी आंखों से देखा था। जब वो पेड़ से उतर कर आया तो उसने मुझसे कहा, यह आदमी आने वाले कई बरसों तक अलावों के इर्द गिर्द जमने वाली महफिलों में बड़ा मशहूर हो जाएगा, लेकिन यह बात अलग है कि इसकी कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। जब खतरनाक कहे जाने वाले जानवरों का पीछा करने या पैदल शिकार करने के लिए हालत माकूल ना हो, तो सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला तरीका होता है हांके का। आदमियों या हाथियों या फिर आदमियों और हाथियों के मिले जुले हांके से छिपे हुए जानवरों को बाहर निकालकर फिर उनका शिकार किया जाता है। मेरी यादों में 3 ऐसे हांके बसे हुए हैं जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। इनका जिक्र यहाँ करने की कोई वजह ना भी हो तो उनके बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि इनमें से 2 हांके तो मुट्ठी भर आदमियों की मदद से किए गए थे और तीसरे हांके का तजुर्बा कुछ ऐसा था कि उसे याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हांका नंबर 1। हमारा स्प्रिंगर स्पैनियल कुत्ता रॉबिन और मैं बोआर पुल के पश्चिम में आधा मील आगे बने फायर ट्रैक पर सवेरे के वक्त घूम रहे थे। रॉबिन आगे था और मैं पीछे। एक जगह छोटी घास उगी हुई थी और वहीं पर कम इस्तेमाल होने वाली एक पगडंडी थी। यहाँ पर पहुंचकर रॉबिन ने कुछ सूंघा, पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं रॉबिन के पास पहुंचा और पगमार्क देखने की कोशिश की। जब मुझे कोई पगमार्क नहीं दिखाई दिए तो मैंने रॉबिन को इशारा किया कि वो गंध का पीछा करे। बहुत ध्यान से वो बाईं तरफ मुड़ा और पगडंडी के सिरे पर पहुंचकर उसने घास की एक पत्ती को ऊपर से नीचे सूंघने के बाद मेरी तरफ कुछ इस तरीके से देखा जैसे कि वो मुझसे कह रहा हो, ठीक है, सूंघने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर उसने बाजू में उगी 18 इंच ऊंची घास में कदम रखा। एक एक फुट वो गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहा। करीब 100 गज आगे एक उथला सा गड्ढा था। इस गड्ढे की नम जमीन में मुझे शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। रॉबिन शेर का पीछा कर रहा था। उथले गड्ढे के परली तरफ रॉबिन ने बड़े ध्यान से इरादतन घास की एक पत्ती की जांच की। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि रॉबिन ने खून की एक बूंद ढूंढ निकाली थी। दूसरे शिकारियों के हाथों
जख्मी हालत में छोड़ दिए जानवरों के साथ जो मुझे तजुर्बे हुए हैं, उनकी वजह से जंगल में जरा सा भी खून दिखने पर मैं चौकन्ना हो जाता हूँ। वो भी खास तौर पर किसी शेर के पंजों के निशान अगर रास्ते पर दिख जाते हैं या फिर। बहरहाल इस मामले में ज़्यादा फिक्र की बात नहीं थी, क्योंकि खून एकदम ताज़ा था और आज सुबह से इस तरफ गोली चलने की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। मैंने यह नतीजा निकाला कि शेर किसी जानवर को मार कर ले गया है। वो जानवर चीतल भी हो सकता है या हो सकता है एक बड़ा सा सुअर। कुछ गज आगे पेड़ों का एक झुंड था जो कोई 50 वर्ग गज में फैला हुआ था। वहां पर पहुंचकर रॉबिन ने मेरी तरफ देखा, ये पूछने के लिए कि अब क्या करना है। गीली जमीन पर बने पंजों के निशानों से मैं शेर को पहचान गया था। ये एक कद्दावर शेर था और उसने बुआर नदी की परली तरफ की झाड़ियों के घने जंगल को अपना घर बना लिया था। पिछले 3 महीनों के दौरान जब से हम लोग नीचे उतर आए थे, तब से मैं शेर की मौजूदगी से काफ़ी फिक्रमंद था। जिन 2 सड़कों और फायर ट्रैक पर मैगी और मैं सुबह शाम आदतन घूमने जाते थे, वैसी झंकाड़ वाले जंगल से होकर गुजरते थे। कई बार जब मैं बाहर गया हुआ था, मैगी और रॉबिन का सामना इस शेर से हुआ था और हर बार इन दोनों के लिए शेर ने बड़े बेमन से ही रास्ता छोड़ा था। रास्ता छोड़ने में उसकी रजामंदी हर बार कम से कमतर होती जा रही थी। अब तो हालात ये हो गए थे कि रॉबिन ने यह तय कर लिया था कि रास्ते मैगी के लिए खतरनाक हैं। घूमते वक्त यदि मैगी पुल के पार जाने का सोचती भी थी तो रॉबिन आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देता था। मुझे शेर के बारे में हमेशा खटका लगा रहता था। इसकी वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इसलिए मैंने यह तय कर रखा था कि जब भी पहला मौका मिला इस शेर को ख़त्म कर दूंगा। और यदि ये शेर अपना शिकार लेकर यहाँ बैठा था तो वो मौका आ चुका था, जिसका इंतजार मैं कई दिनों से कर रहा था। रॉबिन के मुताबिक शेर हवा के बहने की दिशा में मौजूद था, इसलिए काफ़ी घूमकर मैं उल्टी तरफ से झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ा। अभी हम 30 गज दूर थे कि रॉबिन एकदम रुका, अपना सर हवा में उठाया, अपनी थूथन को ऊपर नीचे कई झटके दिए, फिर घूमकर मुझे देखा। बस इतना काफ़ी था। शेर वहीं मौजूद था पक्के तौर पर। हम वापस फायर ट्रैक पर आए और घर की तरफ चल पड़े। नाश्ते के बाद मैंने बहादुर को बुलवा लिया, उसे शेर के बारे में बताया और कहा कि वो हमारे 2 जोतदारों धनबन और धर्मानंद को जाकर बुला लाए। इन दोनों आदमियों पर मुझे भरोसा था कि जो इन्हें बताया जाए वो उसे ठीक से कर देते हैं। और इसके अलावा ये दोनों ही पेड़ पर चढ़ने में उतने ही होशियार थे जितने कि बहादुर और मैं। दोपहर होते होते तीनों आदमियों ने अपना खाना खा लिया था और वे हमारी कॉटेज पर आ चुके थे। पहले मैंने इस बात की तस्दीक की कि उनकी जेबों में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि खनकने की आवाज़ पैदा करे। फिर मैंने उनके जूते उतरवाए, खुद को एक .540 400 राइफल से लैस किया और हम निकल पड़े। रास्ते में मैंने यह तय किया कि 3 आदमियों की मदद से हाका किस तरीके से लगाया जाएगा। ये तीनों आदमी जंगल को उतना ही अच्छे से जानते थे जितना कि मैं। जब मैंने उन्हें बताया कि शेर कहाँ पर छिपा बैठा है और मैं उनसे क्या कराना चाहता हूँ, तो वो जोश से भर उठे। मेरा मंसूबा ये था कि तीनों आदमियों को मैं झाड़ी के 3 तरफ पेड़ों पर चढ़ा दूंगा, जहाँ से वे शेर को बाहर निकालने के लिए छेड़ेंगे, और चौथी तरफ असली मोर्चा मैं खुद संभालूंगा। बहादुर के लिए मैंने बीच वाला पेड़ चुना। बहादुर को मैंने समझा दिया कि जब उसे इशारा मिले तो वो अपने पेड़ की डाल को ठकठकाना शुरू कर दे। मैंने उसे बता दिया कि तेंदुए की आवाज़ निकाल कर मैं उसे इशारा करूंगा। यदि बहादुर के ठकठकाने की आवाज़ से शेर दाईं या बाईं तरफ से निकलता है तो उस तरफ बैठा आदमी जोर से ताली बजाएगा। इस पूरे मंसूबे की जान थी चुप्पी, क्योंकि तीनों आदमी शेर से 30-40 गज के दायरे में थे और अपने अपने पेड़ों तक पहुंचने में, उन पर चढ़ने में या मेरे इशारे का इंतजार करने के दौरान अगर कोई जरा सी भी आवाज़ हुई तो पूरा मंसूबा चौपट हो जाता। जहां रॉबिन ने शेर की गंध पकड़ी थी, वहां पहुंचकर मैंने धनबन और धर्मानंद को जमीन पर बैठा दिया और बहादुर को मैंने झाड़ियों से 20 गज की दूरी पर एक पेड़ पर चढ़ा दिया। ये पेड़ उस जगह के ठीक सामने था जहां मैं पोजीशन लेने का इरादा रखता था। फिर बाकी दोनों आदमियों को एक एक करके ले गया और बहादुर के दाएं बाएं उन्हें पेड़ों पर चढ़ा दिया। तीनों आदमी एक दूसरे की निगाह में थे और तीनों को झाड़ी भी पूरे तौर पर दिखाई दे रही थी, इसलिए शेर कोई भी हरकत करता तो ये हरकत तीनों को दिखाई देती।
मैं उन तीनों को नहीं दिखने वाला था, क्योंकि मेरे खड़े होने की जगह के सामने पेड़ों की पट्टी थी। बगैर जरा सी आवाज़ किए जब तीसरा आदमी भी पेड़ पर चढ़ गया तो मैं वापस ट्रैक पर आ गया। फायर ट्रैक 100 गज आगे जाके ये फायर ट्रैक एक दूसरे फायर ट्रैक को सीधा काटता हुआ निकल गया था। दूसरा फायर ट्रैक एक नीची सी पहाड़ी के साथ था। इसी फायर ट्रैक की चौथी तरफ वो झाड़ियाँ थी जहाँ पर शेर बैठा हुआ था। बहादुर जिस पेड़ पर बैठा था उसके सामने एक पतली और गहरी खाई थी जो पहाड़ी के किनारे किनारे जाती थी। इस खाई का इस्तेमाल बहुत से जानवर करते थे और मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि छेड़े जाने पर शेर भी इसी तरफ आएगा। खाई के दाईं तरफ पहाड़ी पर जामुन का एक बड़ा पेड़ था। हाके का मंसूबा बनाते वक्त मैंने इसी पेड़ के ऊपर बैठकर शेर को अपना निशाना बनाना सोचा था। मैंने तय किया था कि जैसे ही शेर खाई में आगे बढ़ेगा मैं उस पर गोली चला दूंगा। लेकिन अब पेड़ तक पहुंचने के बाद मुझे समझ में आया था कि अपने हाथों से भारी बंदूक लिए मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, और चूंकि आसपास कोई दूसरा पेड़ था नहीं, इसलिए मैंने ज़मीन पर ही बैठने का फैसला किया। लिहाजा इस पेड़ की जड़ों पर जो सूखी पत्तियां फैली हुई थीं उन्हें हटाकर पेड़ के तने से पीठ टिकाकर मैं बैठ गया। तेंदुए की आवाज़ निकालने की दो वजह थी। पहला तो ये, तेंदुए की आवाज़ की शक्ल में इशारा पाकर बहादुर लकड़ी से पेड़ की डाल को ठकठकाना शुरू कर देगा, और दूसरा ये था कि तेंदुए की आवाज़ से शेर को यह भरोसा हो जाता है कि उसके लिए फायर ट्रैक पार करने में कोई खतरा नहीं है। शेर के मन में खतरे का शक भी होता तो वो तेंदुए की आवाज़ से मिट जाता। जब मैं आराम से बैठ गया तो मैंने राइफल का सेफ्टी कैच खोलकर राइफल कंधे से टिका ली और तेंदुए की आवाज़ निकाली। कुछ ही पलों के बाद बहादुर ने पेड़ ठकठकाना शुरू किया। अभी बहादुर ने कुछ ही देर ठक की थी कि झाड़ियाँ दो हिस्सों में बढ़ गईं और बीच की दरार में से एक शानदार शेर ने कदम बाहर रखा। शेर फायर ट्रैक पर आकर रुक गया। मैं पिछले 10 साल से इस कोशिश में था कि मुझे शेर का अच्छा सिनेमा खींचने का मौका मिल जाए। हालांकि इस बीच दर्जनों मौक़ों पर शेर से मेरा सामना भी हुआ था, लेकिन अभी तक मैं ऐसे शेर का सिनेमा नहीं खींच पाया था जिससे कि मुझे तसल्ली हो सके। और अब खुले में मुझसे 20 गज की दूरी पर एक शानदार शेर खड़ा था। बीच में ना तो घास का तिनका था, ना ही थी कोई सूखी पत्ती। सर्दियों में उगे उसके नए बाल सूरज की धूप में चमक रहे थे। शेर का ये ऐसा नज़ारा था जिसे कैमरे में कैद करने के लिए मैं दुनिया में कहीं भी जाने के लिए तैयार था, और शेर का सिनेमा खींचने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आए हैं जब मैं कई घंटों तक और कभी कभी तो कई दिनों तक किसी जानवर का पीछा करता रहा हूँ, और उस जानवर को अपना निशाना बनाने के लिए बंदूक सीधी करने के बाद उस जानवर का ध्यान खींचने के लिए मैंने अपना हैट उसकी तरफ फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं उस जानवर को भागते हुए देखने का सुख ले सकूं। करीब करीब अपना निशाना बन चुके जानवर को बगैर खरोच लगे भी शानदार ढंग से भागते हुए देखने का मजा ही कुछ और होता है। बड़ी खुशी से इस शेर के साथ भी मैं यही कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैगी, शेर सिंह और जंगल में मवेशी चराने वाले दूसरे बच्चों को होने वाले खतरे जो कि शेर की वजह से था, अगर छोड़ भी दिया जाए तो भी इस जंगल में बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां बिनने आते थे। ये बात अलग है कि इस शेर ने अभी तक किसी इंसान या मवेशी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जिस ढंग से उसकी अकड़ बढ़ती जा रही थी ये बात खतरनाक थी, और इसका नतीजा कभी भी हादसे की शक्ल में आ सकता था। फायर ट्रैक पर कदम रखने के बाद शेर 1 या 2 मिनट खड़े खड़े दाएं बाएं देखता रहा। फिर उसने गर्दन घुमाकर बहादुर की दिशा में भी देखा। फिर उसने बड़े शानदार ढंग से धीमे धीमे कदम उठाते हुए फायर ट्रैक पार किया और खाई के बाईं तरफ को बढ़ने लगा। जिस पल उसका सर झाड़ियों में से नमूदार हुआ था, उसी पल मेरी राइफल की मक्खी उसके सर पर जमी हुई थी। अब जैसे ही शेर मेरी बराबरी की ऊंचाई पर आया, मैंने ट्रिगर दबा दिया। शेर के घुटने मुड़े और वो पीछे को धसकता हुआ सा मेरे पैरों के नज़दीक आ गिरा। मुझे लगता नहीं कि इस दौरान उसने मेरी राइफल की आवाज़ भी सुनी होगी। इतने भले इंसान को जानना मेरी खुशकिस्मती ही थी। महाराजा के 2 खास शौक थे, कुत्तों को शिकार की ट्रेनिंग देना, गन डॉग बनाना और शेरों का शिकार करना।
इन दोनों ही शक्लों में पूरे हिंदुस्तान में उनका मुकाबला कर सकने वाले लोग ना के बराबर थे। जब महाराजा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उनके पास 400 कुत्ते थे। छोटे कुत्तों की ट्रेनिंग और बाद में उनसे काम लेना अपने आप में धीरज और नरमी की ऐसी मिसाल था जिसे आप जितना चाहें देखें, कभी ऊब नहीं सकते। महाराजा को मैंने कभी ऊंची आवाज में कुत्तों को डांटते या छड़ी का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। उस रात डिनर पर महारानी ने पूछा कि सब कुत्ते ठीक से तो बर्ताव कर रहे थे, तो महाराजा ने कहा नहीं, सैंडी बहुत हुक्मदुली कर रहा था और मुझे उसकी अच्छे से सुताई करनी पड़ी। उस दिन महाराजा और मैं दिन भर परिंदों का शिकार करते रहे। हाथियों और आदमियों की एक लंबी कतार घास की लंबी पट्टी में हागा करते हुए आगे बढ़ रही थी। घास की पट्टी के इस तरफ कोई 50 गज चौड़ी खुली जगह थी और महाराजा और मैं खुले मैदान के सिरे पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। महाराजा की बाईं तरफ एक कतार में उनके 3 कम उम्र लैब्राडोर कुत्ते बैठे हुए थे। इनमें से सैंडी सुनहरे रंग का था और बाकी 2 काले रंग के। हाके वालों की आवाज़ से डरकर पहले तो एक काला तीतर निकला। महाराजा ने फौरन उसे मार गिराया और एक काले कुत्ते को उसे उठाकर लाने को भेजा। इसके बाद एक जंगली मुर्गा काफ़ी नीचे से उड़ता हुआ आया, मेरे ऊपर से गुजरा। मैंने भी उसे टपका दिया। जंगली मुर्गा मेरे पीछे उगी घास में जाकर गिरा। इस परिंदे को दूसरा काला कुत्ता उठाकर लाया। अब बारी एक मोर की थी, लेकिन इस मोर ने गोलियों की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए वो बाईं तरफ को भागा और जल्दी ही हमारी रेंज के बाहर हो गया। इतने में एक बड़ा खरगोश घास से निकलकर बाहर आया। महाराजा की पीठ खरगोश की तरफ थी, क्योंकि वह पीछे मुड़कर अपने किसी नौकर से बात कर रहे थे। महाराजा से बचते हुए खरगोश मेरे सामने से गुजरा। जब वो थोड़ा दूर निकल गया तो मैंने उस पर गोली चला दी। गोली खाकर खरगोश उल्टा भागा और दोबारा हमारे सामने से गुजरते हुए महाराजा के दाईं तरफ 30 गज की दूरी पर गिर गया। खरगोश के गिरने की देर थी कि सैंडी तीर के समान उसे उठाकर लाने को लपका। महाराजा ने आवाज़ लगाई, सैंडी सैंडी, लेकिन फिलहाल सैंडी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। उसके 2 साथी पहले ही परिंदे उठाकर ला चुके थे और अब उसकी बारी थी, इसलिए अब सैंडी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। कुछ ही छलांग में सैंडी खरगोश तक पहुंच गया था और दौड़ते हुए वापस लौटा। मेरे पास आकर उसने खरगोश को मेरे पैरों पर डाल दिया। फिर सैंडी अपने मालिक के पास वापस गया, अपनी तयशुदा जगह पर जाके बैठ गया, लेकिन उसे खरगोश को वापस उठाकर लाने का हुक्म मिला। जहाँ पर मैंने खरगोश रखा था वहाँ से उसे उठाकर सैंडी महाराजा की तरफ बढ़ा। उसने खरगोश को ऊंचा उठा रखा था और महाराजा उसे लगातार दूर और ज़्यादा दूर जाने का इशारा कर रहे थे। जब सैंडी वहाँ पर पहुँच गया जहाँ से उसने पहली बार खरगोश को उठाया था, तो उसे वहीं रुकने के लिए कहा गया। अब उसे हुक्म मिला कि खरगोश को वहीं छोड़ दे और वापस लौट कर आए। अब दूसरी बार जब सैंडी अपने मालिक के पास लौटा तो उसकी दुम दबी हुई थी, कान लटके हुए थे। महाराजा ने एक दूसरा कुत्ता भेजा खरगोश को लाने के लिए। ये सब होने के बाद महाराजा ने अपनी बंदूक पास खड़े हुए नौकर को पकड़ाई और उससे बेंत ली। महाराजा ने सैंडी की गर्दन को पकड़ा और उसकी बढ़िया ढंग से सुताई की। इसमें कोई शक नहीं कि सुताई बहुत जोरदार ढंग से हो रही थी, लेकिन सैंडी की नहीं, उसके आजू बाजू की जमीन की। सैंडी को तो बेंत ने छुआ भी नहीं। रात को जब महाराजा अपनी पत्नी को सैंडी की हुक्मदुली और उसको दी गई सजा के बारे में बता रहे थे, तो मैंने कागज की एक पर्ची पीछे खड़े नौकर से मांगी। दरअसल महाराजा एकदम बहरे हो चुके थे। पर्ची पर मैंने लिखा कि हालांकि सैंडी बहादुर ने आज आपकी हुक्मदुली की है, लेकिन वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया कुत्ता है और शिकारी कुत्तों की अगली चैंपियनशिप में वो जरूर जीतेगा। उसी बरस मुझे महाराजा का टेलीग्राम मिला, तुम बिल्कुल सही कहते थे, सैंडी ने ओपन चैंपियनशिप जीत ली है। बात उस मौसम की है जब दिन लंबे हो रहे थे और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी, इसलिए मैं बड़े सवेरे ही निकला। 10 मील पैदल चलकर मोहान नाम की जगह पर पहुंचा। महाराजा का कैंप यहाँ पर लगा हुआ था और जब मैं कैंप में पहुंचा उस वक्त महाराजा अपने परिवार के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ ही रहे थे। मैंने भी एक कुर्सी संभाल ली। महाराजा ने मुझसे कहा, तुम बड़े सही मौके पर आए हो, क्योंकि आज हम उस शेर के लिए हाका लगाने जा रहे हैं जो पिछले 3 साल से हमें छका रहा था। इस शेर का जिक्र मैं पहले भी सुन चुका था और मुझे मालूम था
कि महाराजा उससे ज़्यादा होशियारी दिखाते हुए उसे मार गिराने को कितने उतावले हो रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने तीनों मचानों में से सबसे अच्छे मचान पर बैठने की दावत दी और मुझे एक राइफल भी उधार देने की पेशकश की, लेकिन मैंने ये कहते हुए उनकी पेशकश मंजूर नहीं की कि आज मैं सिर्फ शिकार होते देखना चाहता हूँ, करना नहीं चाहता। 10 बजे महाराजा, महारानी, उनकी 2 बेटियाँ, उनकी एक सहेली और मैं एक मोटर गाड़ी में बैठकर उसी रास्ते पर रवाना हो गए जिसे मैंने सवेरे पैदल तय किया था। जंगल में हाका हमारा इंतजार कर रहा था। जहां हाका लगना था वो जगह निचली पहाड़ियों की तरफ जाती एक गहरी घाटी थी। दोनों तरफ 300 फुट ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी नदी इठलाती हुई अपना घुमावदार रास्ता तय करते हुए बहती थी। घाटी के निचले सिरे पर जहां से सड़क निकलती थी, घाटी की चौड़ाई करीब 50 गज थी। आधा मील ऊपर को जाकर घाटी फिर सकरी हो गई थी और उसकी चौड़ाई 50 गज रह गई थी। इन दोनों जगहों के बीच घाटी 300-400 गज चौड़ी थी और इस चौड़ाई वाले हिस्से में कई एकड़ फैला हुआ घना जंगल था। शेर के बारे में यह माना जा रहा था कि पिछली रात उसने जिस भैंस को मारा है उसे खाते हुए वो इसी जंगल में मौजूद है। घाटी के ऊपर के सिरे पर पहाड़ का एक छोटा सा उठाव आगे तक चला आया था। यहीं पर एक मचान बनाया गया और इस मचान से पूरी घाटी, दोनों तरफ खड़ी हुई पहाड़ियों के ढलान सब दिखाई देते थे। घाटी में आ रहे पहाड़ी के उठाव से कुछ आगे और बल खाती नदी के दूसरी तरफ 2 और मचान बनाए गए थे। अपनी मोटर गाड़ियां सड़क पर छोड़कर हम पैदल घाटी की तरफ बढ़े। महाराजा के हेड शिकारी और सेक्रेटरी इस हाके के करता धरता थे और फिलहाल वो हमारे आगे आगे चल रहे थे। आगे बढ़ते हुए हम उस जंगल के बाईं तरफ से निकले जहां शेर की मौजूदगी बताई जा रही थी। जब महाराजा और उनके बंदूकधारियों ने मचान में अपनी जगह संभाल ली और उनके परिवार की 4 औरतों के साथ मैंने नदी पार की, फिर हम लोगों ने नदी के उस पार बने दोनों मचानों पर अपनी पोजीशन ले ली। हमारे बैठने के बाद हेड शिकारी और सेक्रेटरी सड़क की तरफ लौट गए क्योंकि अब उन्हें हाका शुरू करवाना था। जिस मचान पर मैं 2 राजकुमारियों के साथ बैठा था वो बड़ी मजबूती से बना हुआ एक शानदार मचान था। मचान पर मोटा कालीन बिछा हुआ था और बैठने के लिए रेशमी गद्दे मौजूद थे। मेरी आदत तो मचान के नाम पर पेड़ों की सख्त और खुरदुरी डालों पर बैठने की थी। मैं सुबह जल्दी उठा था और 10 मील पैदल चलकर आया था, इसलिए इस नफीस राजसी मचान पर बैठते ही मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैं अभी गहरी नींद के आगोश में आने ही वाला था कि दूर से आने वाली बिगल की आवाज़ ने मुझे चौकन्ना कर दिया और मैं पूरी तरह से उठ के बैठ गया। हाका शुरू हो चुका था। इस हाके में 10 हाथी, महाराजा के कई सेक्रेटरी, कई एडीसी, घरेलू नौकर चाकर, हेड शिकारी और उसके नीचे काम करने वाले लोगों के अलावा आसपास के गांवों से इकट्ठे किए गए 200 आदमी भी शामिल थे। घाटी के तल में खड़े जंगल में हाका हाथियों की मदद से किया जा रहा था। महाराजा के सेक्रेटरी इन हाथियों पर सवार थे और घाटी के दोनों तरफ से 200 आदमी हाका कर रहे थे। हाका करने वाले पैदल लोगों में से कुछ लोग बाकी लोगों से थोड़ा आगे लाइन बनाकर चल रहे थे ताकि शेर आजू बाजू से भाग न सके। हाके का तमाम इंतजाम और खुद हाका मेरे लिए बेहद दिलचस्पी से भरा था क्योंकि पहली बार मैं एक दर्शक के तौर पर होते हुए ये सब देख रहा था। अभी तक तो ऐसे हर मामले में मैं खुद भी खास किरदार अदा किया करता था। हाके के इंतजामात में और हाका लगाने के तरीके में कोई खामी नहीं देखी जा सकती थी। हाका लगाने के लिए बिल्कुल सही वक्त चुना गया था। हम लोगों को बगैर जरा सी भी आवाज़ किए मचानों तक पहुंचाया गया था और सबसे बढ़कर तो ये कि हाके के चलते ढेरों परिंदे, जिनमें जंगली मुर्गे और मोर शामिल थे, तेजी से पंख फड़फड़ाते जंगल से बाहर को भाग रहे थे। इससे यही साबित हो रहा था कि हाका लगाने वाले अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हाके हमेशा से ही बड़ा रोमांच पैदा करते हैं क्योंकि जिस पल दूर से आ रही आदमियों की चिल्लाहट आपको सुनाई देती है, उसी पल से आप ये मान सकते हैं कि अब शेर भी अपनी जगह से चल पड़ा है और वो कभी भी सामने आ सकता है। हालांकि महाराजा अपने बहरेपन से मजबूर थे, लेकिन ऐसे मौक़ों पर उनके साथ एक बहुत काबिल आदमी मौजूद रहता था। मैंने देखा कि आदमी महाराजा को दाईं तरफ इशारा करके कुछ बता रहा है। 1-2 पल उस तरफ देखने के बाद महाराजा ने अपना सिर हिलाया और थोड़ी देर में एक नर सांभर ने नदी पार की और गोल घूमते हुए महाराजा के पीछे से निकल गया। बाईं तरफ की पहाड़ी पर आदमियों की लाइन अब हमें दिखाई दे रही थी और इसके साथ ही
शेर के आने का वक्त भी हो चुका था। हाका और आगे बढ़ता गया। हाके में शामिल हर आदमी ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था और जोर जोर से तालियां बजा रहा था। कदम दर कदम जैसे जैसे हाका आगे बढ़ता आ रहा था, मेरी निगाह में महाराजा के हाथों शेर के मारे जाने की उम्मीद धूल में मिलती दिखाई दे रही थी। मचान पर मेरे साथ बैठी राजकुमारियां बहुत ज्यादा रोमांचित थीं और उधर महाराजा अपनी राइफल कंधे से लगाए एकदम तैयार बैठे थे, क्योंकि अब यदि शेर सामने आया तो महाराजा को तुरंत ही गोली चलानी होगी। लेकिन आज राइफलें किसी काम की नहीं थी, क्योंकि शेर हाके की पहुंच से कहीं दूर था। मचानों में नसेनियां लगाई गई थी और बुझे मन से शिकार पार्टी नीचे उतरी और ज्यादा बुझे मन लिए महाराजा के मुलाजिम मौजूद थे। हाके में मौजूद किसी भी आदमी को शेर की हवा तक नहीं लगी थी और किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि आखिर गड़बड़ी हुई तो हुई कहाँ। लेकिन एक बात तय थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी, क्योंकि हमारी मोटर गाड़ियों के यहाँ पहुंचने के थोड़ी देर पहले ही घाटी में शेर की दहाड़ सुनाई दी थी। मुझे कुछ कुछ तो अंदाजा था कि गड़बड़ कहाँ हुई है, लेकिन मैंने अपना शुबहा किसी पर जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक दर्शक की तरह से मौजूद था। बहरहाल जंगल में पिकनिक लंच लेने के बाद सब लोग अपने कैंप लौट गए। जब बाकी लोग कैंप में आराम कर रहे थे, तब मैं कोसी नदी में मछली पकड़ने चला गया था। उस शाम मुझे मच्छी मारी में बहुत मज़ा आया, क्योंकि अप्रैल महीने का दूसरा हिस्सा चल रहा था, जो कि मच्छी मारी के लिए बेहद माकूल सीजन होता है। रात को डिनर के दौरान काफ़ी देर बाद बड़ी बारीकी से यह बहस चलती रही कि आखिर क्या वजह है कि एक ही शेर के लिए किए गए 5-5 हाके बेकार चले जाएं। सबसे पहले हाके में तो ये शेर महाराजा के मचान की दाईं तरफ से निकला था और बगैर हिलने डुलने वाली सीट से लिया गया महाराजा का निशाना चूक गया था। अगले 3 बरसों के दौरान किए गए हाकों में तो शेर दिखा ही नहीं था, जबकि हाके शुरू होने के पहले उस इलाके में शेर की मौजूदगी की खबरें पक्की होती थी। इस बहस के दौरान जब बाकी लोग महाराजा को पर्चियों पर लिख लिख कर अपनी बात बता रहे थे, उस दौरान मैं चुपचाप सोच रहा था। महाराजा बेहतरीन शिकारी थे और जिस शेर के शिकार पर वो इतने बरसों से अपना दिल लगाए बैठे थे, उस शेर के शिकार में मैं उनकी मदद कर सकता था, बशर्ते कि मैं कोशिश करूं। उस दिन एक गलती तो यह हुई थी कि महाराजा की पार्टी को मचान पर तय जगह पार करते समय महाराजा की पार्टी को मचान तक वो जगह पार करते हुए पहुंचाया गया था जहां की शेर के बैठे होने की खबर थी। ये बात अलग है कि हाका इस गलती की वजह से फेल नहीं हुआ था, क्योंकि शेर तकरीबन उसी वक्त घाटी से निकल रहा था जब महाराजा की पार्टी घाटी में दाखिल हो रही थी। एक काकड़ की इकलौती चेतावनी भरी पुकार मेरे शक की बुनियाद थी। ये पुकार हमें उस वक्त सुनाई दी थी जब हम अपनी मोटर कारों से उतर रहे थे। बाद में साबित हो गया कि हाका खाली जंगल में लगाया गया था। तब तक मैंने इस बात की पड़ताल शुरू की थी कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिसमें शेर बगैर मचान के सामने पड़े घाटी से बाहर निकल सके। मचान के पीछे एक पहाड़ी उठाव से धसकी हुई जमीन का एक टुकड़ा शुरू होता था, जो सीधे घाटी के भीतर तक चला जाता था। काकड़ इसी धसकी जमीन के ऊपरी सिरे से बोला था, और यदि यहाँ जानवरों के गुजरने से बनी कोई पगडंडी उस झुरमुट की तरफ जा रही थी जहाँ शेर ने अपना शिकार छिपा के रखा था, तो बहुत मुमकिन यही था कि हाके की तैयारियों की आवाज़ सुनकर वो इसी रास्ते से घाटी से बाहर चला गया था। जब बाकी लोग बहस में जुटे थे, तब मेरे दिमाग में एक मंसूबा तैयार हो रहा था कि मैं महाराज को पहाड़ी उठाव पर उस जगह बैठा दूं जहां से काकड़ बोला था, और फिर मैं शेर को महाराजा की तरफ हाँक दूं। इस बात से सभी ने सख्त इनकार कर दिया कि अगले दिन भी शेर के लिए हाका किया जाए। सबका सोचना यह था कि शेर ने कोई नया शिकार तो किया नहीं है, तो इस बात की उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो अभी अपने अध खाए बासी शिकार पर मौजूद होगा। मेरा सोचना यह था कि यदि मेरा मंसूबा फेल भी हो जाता है तो किसी को कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि अगले दिन हाके का कोई इंतजाम तो किया नहीं जा रहा था। ये सब सोचकर मैंने महाराजा के सेक्रेटरी से एक कोरी पर्ची ली और उस पर लिखा, यदि कल सवेरे 5 बजे आप तैयार हो जाए तो मैं आपके लिए अकेले खुद उस शेर का हाका कर सकता हूँ, जिसे गिरा पाने में आज हम नाकामयाब रहे। महाराजा ने मेरी पर्ची पढ़ने के बाद अपने सेक्रेटरी को थमा दी और फिर मेरी पर्ची हाथों हाथ पूरे कमरे में मौजूद लोगों ने पढ़ी। मुझे मालूम था कि महाराजा के स्टाफ के लोग मेरे मंसूबे पर ऐतराज करेंगे, और वो ऐतराज अब सामने आए।
बहरहाल चूंकि महाराजा मेरे मंसूबे के मुताबिक चलने के लिए तैयार थे, इसलिए उनके स्टाफ के लोग भी बड़े बेमन से ही सही महाराजा के साथ जुड़ी परंपराओं को दरकिनार करने को तैयार हो गए। आखिर यह तय हुआ कि महाराजा के साथ उनके पूरे लवाजमे की बजाय सिर्फ 2 बंदूक उठाने वाले नौकर ही जाएंगे। अगली सुबह ठीक 5 बजे महाराजा और उनकी बंदूकें उठाने वाले 2 नौकर और मैं कार में बैठकर कैंप से निकल पड़े। 3 मील आगे एक हाथी पर महाराजा के कुछ आदमी छोटा मचान लिए हमारा इंतजार कर रहे थे। महाराजा और उनके 2 नौकरों को हाथी पर बिठाकर मैं पैदल ही हाथी के आगे आगे चल पड़ा, रास्ता बताते हुए। मजेदार बात यह थी कि मुझे कई मील तक ऐसे जंगल में महाराजा के गाइड का काम करना था जहां मैं पहले कभी आया ही नहीं था। खुशकिस्मती से मेरा दिशा बोध एकदम बढ़िया है। जब हमने चलना शुरू किया था तब एकदम घुप अंधेरा था और जो रास्ता हमें तय करना था वो करीब करीब सीधा ही था। जब हम अपनी मंजिल यानी पहाड़ी उठाव तक पहुंचे तब सूरज निकल ही रहा था। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि मेरे अंदाज के मुताबिक यहाँ पर एक पगडंडी मौजूद थी जिसे जंगली जानवर खूब इस्तेमाल करते थे। इसी पगडंडी के नज़दीक एक पेड़ पर मैंने मचान बंधवा दिया। महाराजा और उनके बंदूकधारी ने जब मचान पर पोजीशन ले ली तो महाराजा के दूसरे बंदूकधारी को लेकर मैं पहाड़ी उठाव पर थोड़ा और आगे तक आया और एक पेड़ पर उसे बैठा दिया। हाथी को मैंने वहां से दूर भिजवा दिया। ये सब तैयारियां पूरी करने के बाद मैं चल पड़ा वो हांका लगाने के लिए जो मुझे खुद अकेले ही लगाना था। घाटी में जाने वाला रास्ता एकदम तेज ढलान वाला और बड़ा उबड़ खाबड़ था, पर चूंकि मेरे हाथ में राइफल का बोझ नहीं था इसलिए मैं बगैर मुश्किल के नीचे की घाटी में आ गया। पिछले दिन इस्तेमाल किए गए मचान पार करने के बाद मैं दबे पांव घाटी में आगे बढ़ता गया। 200 गज आगे वो घना झुरमुट था जहां मुझे शेर के बैठे होने की उम्मीद थी। मैं पलटा और वापस अपने कदमों के निशानों पर चलने लगा। इस दौरान धीमी आवाज में मैं खुद से बात करते जा रहा था। गारे के तौर पर बंधी हुई भैंस को मारकर शेर जिस घने झुरमुट में खींच के ले गया था वहीं पर एक पेड़ गिरा हुआ था। एक सिगरेट सुलगाकर मैं इसी पेड़ पर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। मैं सुनना चाहता था कि जंगल मुझसे क्या कह रहा है। सब कुछ एकदम शांत था, सन्नाटा। मैं 2-3 बार खांसा। अपने जूते की एड़ियों से मैंने पेड़ के खोखले तने को ठकठकाया। इसके बाद मैं ये देखने के लिए चल पड़ा कि शेर अपने गारे पर लौटकर आया है या नहीं। मुझे आध खाई भैंस दिख गई। शेर ने इसे बड़ी होशियारी से झाड़ियों में छिपा के रखा हुआ था। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि अभी कुछ मिनट पहले ही शेर ने भैंस के गोश्त का नाश्ता किया था। जहां शेर लेटा हुआ था उस जगह अब भी हल्की गर्माहट बाकी थी। मैं दौड़कर वापस अपने खोखले पेड़ के पास आ गया और उसे जोर जोर से पत्थर से ठोकना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मैं जोर से चिल्लाया भी ताकि महाराजा और उनके आदमियों को मालूम चल जाए कि शेर उनकी तरफ चल पड़ा है। 1 या 2 मिनट के बाद ही मुझे ऊपर की तरफ से राइफल चलने की आवाज़ सुनाई दी और जब मैं वापस पहाड़ी उठाव पर पहुंचा तो महाराजा मुझे पगडंडी पर खड़े हुए मिले। वो शानदार शेर उनके कदमों में पड़ा था। जिंद में महाराजा के महल में अब उनके बड़े बेटे रहते हैं। इस महल में शेर की खाल है जिस पर एक लेबल लगा हुआ है। लेबल पर लिखा है जिम्स टाइगर, यानी जिम का शेर। और महाराजा की शिकार की डायरी में एक पन्ने पर वो तारीख, वो जगह और वो हालात दर्ज हैं जिनमें यह शानदार शेर महाराजा के हाथों मारा गया था। ये बात बड़े यादगार शिकार के आखिरी दिन की है। बात यादगार सिर्फ मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं है जिन्हें शिकार में शामिल होने का मौका मिला, बल्कि ये बात इस देश के हुक्मरानों के लिए भी याद रखने लायक है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी वायसराय ने पिटी पिटाई लीक छोड़कर कुछ दिन काला डूंगी के जंगलों में बिताने का फैसला किया था। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी इंसान के इधर उधर जाने पर परंपराओं की उतनी पाबंदी नहीं थी जितनी कि खुद वायसराय के आने जाने पर। यह कभी सोचा ही नहीं गया कि यदि कभी किसी वायसराय ने बंधा बंधाया ढर्रा तोड़ा तो फिर करना क्या होगा। इस तरह के हालात से निपटने का ना तो कोई तरीका कभी सोचा गया था, ना ही कोई इंतजाम किए गए थे जो ऐसे मौके पर काम आते। इसलिए लॉर्ड लिनलिथगो ने हिंदुस्तान का वायसराय बनने के कुछ दिन के बाद ही जब पुराने वायसराय के बनाए ढर्रे को तोड़ने का फैसला किया
तो पूरे हिंदुस्तान में से लेकर बड़ी सरगर्मी होने लगी। परंपरा यह थी कि हिंदुस्तान का हुक्काम गर्मियों के मौसम में दक्षिण भारत का दौरा करेगा। राजधानी दिल्ली के दफ्तर गर्मी के मौसम में शिमला चले जाते थे। दिल्ली के दफ्तर बंद होने और शिमला में उनके खुलने के बीच 10 दिन का वक्फा होता था और वायसराय का दक्षिण का दौरा इन्हीं 10 दिनों में करना होता था। लॉर्ड लिनलिथगो ने इस पुरानी परंपरा को दरकिनार करने का फैसला किया तो पूरी सरकार में खलबली सी मच गई। मैं तो एकदम सीधा साधा ऐसा इंसान हूँ जिसका सरकार से कोई वास्ता नहीं। मुझे इस बात से कतई मलाल नहीं था कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि सरकार कैसी चलती है, किस तरह सरकार में पहिए के भीतर पहिए घूमते हैं। इन चक्करों से दूर रहकर ही मैं अपने आप को खुश नसीब मानता था। लेकिन एक दिन मेरा वास्ता सरकार से पड़ ही गया। मार्च के आखिरी दिन चल रहे थे और उस दिन डिनर के लिए एक मछली पकड़ने के लिए मैं अपने कॉटेज से निकल ही रहा था। रोजाना 2 मील दूर डाक खाने से हमारी डाक लाने वाला नौकर दौड़ता हुआ आया। उसने मेरे हाथ में एक टेलीग्राम थमा दिया और कहा, यह बड़ा अर्जेंट है, ऐसा उसे पोस्ट मास्टर ने बताया था। मैंने टेलीग्राम देखा। टेलीग्राम भेजने वाले का नाम था ह्यू स्टेबल, जो कि वायसराय के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। टेलीग्राम से मुझे पता चला कि वायसराय की दक्षिणी हिंदुस्तान की यात्रा कैंसिल हो गई है। टेलीग्राम में स्टेबल ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ऐसी कोई जगह बता सकता हूँ जहाँ वायसराय शिमला जाने के पहले 10 दिन रुके और थोड़ा बहुत शिकार भी कर सके। टेलीग्राम के आखिर में मुझसे दरख्वास्त की गई थी कि मैं जल्द से जल्द जवाब दूं क्योंकि वक्त कम है और मामला बेहद ज़रूरी। राम सिंह को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन वो हमारे यहाँ 30 साल नौकरी कर चुका है, इसलिए वो अंग्रेजी समझ जरूर लेता है। जब मैं टेलीग्राम पढ़कर मैगी को सुना रहा था तो राम सिंह छुटपुट काम निपटाते हुए हमारे नज़दीक ही मौजूद था और उसने कहा कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा कर खाना खा लेता हूँ, फिर कुछ ही मिनटों में आपका जवाब हल्द्वानी ले जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हमारा सबसे नज़दीकी टेलीग्राम और टेलीफोन ऑफिस 14 मील दूर हल्द्वानी में था। रोजाना आने जाने वाले डाक हरकारे के बजाय अपना जवाब राम सिंह के हाथों भेजने में मुझे 24 घंटे की बचत होती। मैंने अपने जवाब में ह्यू स्टेबल को लिखा कि कल सुबह 11 बजे वो मुझे हल्द्वानी में टेलीफोन करें। मेरा जवाबी तार लेकर राम सिंह जब रवाना हो गया तो मैंने एक बार फिर मछली पकड़ने की बंसी उठाई, क्योंकि मछली पकड़ते वक्त सोचने का बहुत वक्त मिल जाता है। मुझे ह्यू स्टेबल को जवाब देने के पहले काफ़ी कुछ सोचना था, फिर रात के खाने के लिए मछली तो पकड़नी ही थी। ह्यू स्टेबल ने अपने टेलीग्राम के जरिए बहुत संजीदगी से मेरी मदद मांगी थी और फिलहाल सवाल यह था कि मैं किस तरह से उसकी मदद कर सकता था। कोटा सड़क पर 2 मील आगे जाने के बाद मैं फार्म यार्ड के निचले सिरे की तरफ मुड़ गया। अपने बचपन में मैंने अपना पहला तेंदुआ यहीं पर मारा था। यहाँ से मैं नदी में मौजूद उस जोहड़ की तरफ चल पड़ा जहाँ एक 3 पाउंड की महासीर मछली रहती थी। इस महासीर को मैं कई दिनों से जानता था। जैसे ही मैं जोहड़ की तरफ बढ़ा मुझे रेत पर शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। शेर यानी कि टाइगर ने अल सुबह ही नदी पार की थी। जोहड़ के ऊपरी सिरे पर 3 बड़ी चट्टानें हैं। यहाँ पर पानी गहरा है और तेजी से बहता है। यहाँ उछलते पानी से इन चट्टानों पर लगातार पानी की फुहारें पड़ती रहती हैं और इस वजह से चट्टानें बर्फ जितनी फिसलन भरी हैं। तेंदुए इन चट्टानों को नदी पार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी जिस टाइगर के पंजों के निशान मुझे दिखे थे, एक दिन उसी शेर यानी टाइगर को मैंने इन चट्टानों पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए देखा था। उस दिन इस शेर का पीछा मैंने 1 मील दूर तक किया था और शेर को जरा सा भी एहसास नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ। 2 बार तो मैं उसके इतना नज़दीक था कि वो मेरी राइफल की रेंज में था, लेकिन दोनों मौक़ों पर मैं इसलिए अपने आप को रोक ले गया क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं था कि मेरी गोली से वो तुरंत मरेगा या नहीं। उसे नदी की तरफ जाते देखकर मैं उसे अपनी निगाह में रखे रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब वो नदी पार कर रहा होगा तब अपने मनचाहे ढंग से उसे निशाना बनाने का मौका मुझे मिलेगा। जब वो नदी के नज़दीक पहुंचा तो यह साफ हो गया कि वो सूखे पांव ही नदी पार करने का इरादा रखता था। सूखे पांव नदी पार करने के लिए उसे इन्हीं चट्टानों के ऊपर से गुजरना पड़ता। पहले मेरा ख्याल था
कि वो तैर कर नदी पार करेगा। अब उसका नया इरादा मुझे ज़्यादा मुफीद पड़ रहा था, क्योंकि नदी में उतरने के पहले उसे इस तरफ मौजूद 20 फुट की तीखी ढलान उतरनी पड़ती। जैसे ही शेर ने ढलान से उतरना शुरू किया, मैं दौड़कर आगे बढ़ा और शेर के ठीक ऊपर ढाल के सिरे पर जा लेटा। नदी में उन तीनों चट्टानों की आपसी दूरी इतनी थी कि ओलंपिक में दौड़ने वाले किसी अच्छे एथलीट को भी उनके ऊपर से गुजरने के लिए तिकड़ी कूद लगानी पड़ती। मैंने तेंदुओं को ऐसी शानदार कूद लगाकर ये चट्टाने पार करते हुए कई बार देखा है। मैंने अपनी पोजीशन से जरा सा सिर उचका कर देखा तो शेर ने पहले अपनी कूद तो ठीक से लगा ली है, लेकिन उसकी दूसरी कूद थोड़ी ओछी रह गई। जैसे ही उसके पांव चिकनी चट्टान से फिसले, वो उलटबाजी खाता हुआ गहरे पानी में जा गिरा और पानी बड़े जोर से उछला। पानी के छपाके की वजह से मैं सुन नहीं पाया कि शेर ने क्या कहा, लेकिन मैं बखूबी ये अंदाजा लगा सकता था कि उसने क्या कहा होगा, क्योंकि एक बार सूखे पांव नदी पार करने की कोशिश में मैं भी उसी चट्टान पर फिसल चुका था। पानी के उस पार रेतीली जमीन का टुकड़ा है। बड़ी मुश्किल से और पूरे जोर से हाथ पांव मारने के बाद शेर पानी से बाहर निकल आया और रेतीली जमीन पर आ गया। रेत पर आकर पहले तो उसने अपने शरीर को झटकारा, फिर उसने लौटना शुरू किया ताकि उसकी खूबसूरत खाल सूख जाए। ठंड के मौसम में उगे उसके नए बाल वाकई बहुत सुंदर थे। लोट लगाने के बाद वो उठ खड़ा हुआ और फिर अपने शरीर को दोबारा झटकारा और चुपचाप चला गया। मैंने उसे छेड़ने या रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जंगल का नियम है कि जिस जानवर ने आपका दिल बहलाया हो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और अब मैं देख रहा था कि इस बार शेर ने कामयाबी के साथ चट्टानें पार कर ली थी। शेर की कामयाबी रेत पर बने उसके पैरों के निशान से जाहिर हो रही थी। नदी पार करने के बाद भी उसके पंजे एकदम सूखे थे। इन्हीं चट्टानों के नीचे एक लंबी सी चट्टान थी जो दूसरे किनारे से शुरू होकर यहाँ तक फैली हुई थी। इस चट्टान की वजह से पानी का जो रुकाव था, वहीं मेरी दोस्त 3 पाउंड वाली महासीर शिकार करती थी। यह उसकी पसंदीदा शिकारगाह थी। ढलानदार चट्टान के ऊपर से 2 बार पहले भी जॉक स्कॉट कांटे का इस्तेमाल करते हुए चारा फेंक कर मैं इस महासीर को बुला चुका था। दोनों बार वो बड़ी तेजी से बाहर आई थी। यहाँ कांटा फेंकना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि कांटा दूर तक फेंकना होता था। यहाँ ढके हुए किनारे उगे एक पेड़ की डालियाँ काफ़ी नीचे तक पानी पर छाई हुई थी। बंसी को ठीक पोजीशन में पकड़ने के लिए काफ़ी झुकना पड़ता था। महासीर के दुश्मन ज़मीन पर, हवा में और पानी में भी होते हैं, और इनसे बचने के लिए महासीर को कुदरत ने बड़ी तेज आंखें दी हैं। इसलिए इसे पकड़ने के लिए आपको भी काफ़ी होशियारी की ज़रूरत होती है। अब रेतीली ज़मीन छोड़कर मैं नदी के बहाव की उल्टी दिशा में किनारे किनारे कुछ दूर आगे बढ़ा। आज सुबह से ही मैंने बड़े ध्यान से बकरे की तांत से मछली पकड़ने की डोरी बनाई थी। इस डोरी को मैंने पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया, अपनी बंसी को फिट किया और तसल्ली से बैठ के एक सिगरेट सुलगा ली। जब पूरी तैयारी हो गई तो मैंने डोरी की रील में अपनी ज़रूरत के मुताबिक डोरी खींची और इसका छल्ला बनाकर बड़े ध्यान से अपने बाएं हाथ में ले लिया और रेंगता हुआ ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां से बाजू की तरफ कांटा फेंका जा सके। यहाँ नदी का किनारा ऐसा नहीं था कि सामने की तरफ कांटा फेंका जा सके। 3 पाउंड की महासीर की शान में पेश किया गया नंबर 8 जॉक स्कॉट कांटा ठीक वहीं जा गिरा जहां मैं चाहता था। मुझे बंसी में जैसे ही खिंचाव महसूस हुआ तो मैं समझ गया, आज तो मछली अच्छे से और सही मायनों में फंसी है। यदि आप हल्की डोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो महासीर के पागलपन भरे पहले झटके को संभाल पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हल्का हल्का जोर लगाकर आप महासीर को काबू में कर सकते हैं। पहले 2 बार ये महासीर मेरे कांटे से निकल भागी थी, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। वहाँ पानी में आगे को निकली एक जड़ का फायदा महासीर उठा लेती थी, लेकिन इस बार मैंने उसे खूब धींगा मुश्ती कर लेने दी, और जब वो थक कर चूर हो गई तो मैंने उसे किनारे पर खींच लिया। कांटे से निकाल कर मछली हाथ में ली। उसके वजन का एहसास मुझे हुआ। 3 पाउंड का मेरा पुराना अंदाज़ा गलत नहीं था, क्योंकि फ़र्क सिर्फ आधे पाउंड का था, और वो आधा पाउंड भी मेरे फ़ायदे की तरफ। अब ये महासीर हाथ में थी। हमारे डिनर का एक हिस्सा तो इससे बनना ही था। इसका एक हिस्सा
उस छोटे बीमार बच्चे के काम में भी आता जिसकी देखभाल का जिम्मा मैगी ने उन दिनों ले रखा था। हमारे गांव के उस बच्चे को दुनिया में सबसे बढ़िया कोई चीज़ लगती थी तो वो थी मछली। राइफल रेंज पर बचपन में जो सलाह मुझे मिली थी उस पर अमल करते हुए मैंने ह्यू स्टेबल को कोई पक्के जवाब वाला टेलीग्राम नहीं भेजा था। इसी सलाह पर अमल करते हुए मैंने सोचने के लिए ढेर सारा वक्त हासिल कर लिया था। शेर के पंजों के निशान देखने और मासीर को पकड़ने का मेरा फैसले का कितना असर हुआ ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन घर लौटते वक्त मैं तय कर चुका था कि ह्यू स्टेबल को यही बताऊंगा कि वायसराय की छुट्टी मनाने के लिए एक अकेली जगह में बता सकता हूँ, और वो है काला डूंगी। बरामदे में मैगी ने चाय तैयार रखी थी और अभी हम फैसले के बारे में बात ही कर रहे थे कि इतने में बहादुर आ पहुंचा। बहादुर की खूबी यह है कि वह ज़रूरत होने पर अपना मुंह बंद कर सकता है, इसलिए मैंने उसे दिल्ली से आए टेलीग्राम के बारे में बता दिया। बहादुर जब जज्बाती होता है तो उसकी आंखें सचमुच नाचने लगती हैं, और इस टेलीग्राम की बात सुनकर उसकी आंखें जिस तरीके से नाची वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वायसराय काला डूंगी आएंगे, ये तो एक ऐसी खुशखबरी है जिस पर यकीन नहीं होता। बड़ा भारी बंदोबस्त करना होगा। खुशकिस्मती से वक्त ऐसा भी है जब फसलें पक चुकी है, इसलिए गांव का हर आदमी आसानी से मिल जाएगा। बाद में यह खबर आम हो गई कि बड़े लाट साहब हमारे जंगलों में आने वाले हैं। ना तो सिर्फ छोटी हल्द्वानी के लोग बल्कि पूरी काला डूंगी के लोग उतने ही खुश हुए जितना ये खबर सुनकर बहादुर खुश हुआ था। ऐसा कतई नहीं था कि ये लोग बड़े लाट साहब की आमद से कोई फ़ायदा उठाने का सोच रहे हों, बल्कि ये लोग तो इसलिए खुश थे कि बड़े लाट साहब आ रहे हैं, और उनकी इच्छा थी कि इस मौके को कामयाब बनाने के लिए उन्हें ऐसा कुछ करने को मिले जो उनके बूते के भीतर हो। अगली सुबह अभी अंधेरा था जब मैं हल्द्वानी के लिए अपने 14 मील के सफ़र पर चल पड़ा, क्योंकि ह्यू स्टेबल से बात करने के लिए मैं जॉफ हॉपकिंस से मिलना चाह रहा था। जॉफ फतेहपुर में कैंप लगाए हुआ था। पहले 7 मील सड़क जंगल से गुजरती है, और सवेरे के इस वक्त ये सड़क पूरे तौर पर जंगल वासियों यानी कि जानवरों और परिंदों और मेरे कब्जे में थी। अब हम अपने ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकते थे और इसका मजा ले सकते थे। काला डूंगी बाजार से जब मैं 1 मील आगे पहुंचा तो आसमान में रोशनी फूटनी शुरू हो गई थी। इस रोशनी में मुझे एक नर तेंदुए के पंजों के ताजे निशान दिखाई दिए। तेंदुआ भी उसी दिशा में जा रहा था जिस तरफ मैं आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर में सड़क का मोड़ काटते वक्त मैंने तेंदुए को देखा। वो मुझसे 200 गज आगे था। मुझे ऐसा लगा कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था, क्योंकि अभी मैंने मोड़ काटा ही था कि उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। कुछ भी हो, वो सड़क पर चलता रहा और बीच बीच में पीछे मुड़कर मुझे देखता भी रहा। जब मैंने दोनों के बीच की दूरी घटाकर 50 गज कर दी तो उसने सड़क छोड़ दी और सड़क के बाजू में उगी ऊंची घास में उतर गया। एकदम सामने को देखते हुए मैं सीधा चलता रहा। अपनी आंख की कोर से मैंने देखा तो तेंदुआ मुझे घास में झुककर बैठा हुआ नजर आया। वो सड़क से कुछ ही फुट दूर था। 100 गज आगे निकलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो तेंदुआ वापस सड़क पर आ चुका था और आराम से आगे बढ़ रहा था। तेंदुए की निगाह में मैं सिर्फ राहगीर था, और इसी नाते मेरे लिए उसने रास्ता छोड़ दिया था। कुछ 100 गज आगे चलने के बाद तेंदुआ सड़क छोड़कर एक गहरी खाई में चला गया। अब अगले 1 मील तक मैं अकेला ही इस राह का मुसाफिर था, लेकिन थोड़ी देर में दाहिनी तरफ के जंगल से 5 लाल कुत्ते दुल की चाल से दौड़ते हुए सड़क पर आ गए। इन लाल कुत्तों की खूबी यह है कि इनके पैरों में गजब की फुर्ती होती है। ये पूरी तरह से बेखौफ होते हैं और पूरे जंगल में बड़े बेआवाज तरीके से तितलियों सरीखे उड़ते फिरते हैं। जब ये भूखे होते हैं तो जंगल का सबसे बढ़िया माल उड़ाते हैं, और मैं जितने भी जंगली जानवरों को जानता हूँ उनमें से किसी की भी जिंदगी हिंदुस्तानी लाल कुत्ते की जिंदगी से बेहतर नहीं होती। ऐसी ऐश किसी और जानवर को नसीब नहीं होती। जियोफ और जिला हॉपकिंस अपने फॉरेस्ट बंगले में आज कुछ जल्दी ही नाश्ता करने बैठे थे। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया, और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं किस काम से हल्द्वानी जा रहा हूं तो दोनों बड़े खुश हुए। जियोफ इन दिनों तराई और भाबर की सरकारी जायदाद का स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर था, और उसकी मदद के बगैर मैं ह्यू स्टेबल को कोई ठोस सलाह नहीं दे सकता था। जियोफ को मामला समझने में जरा भी देर नहीं लगी, और उसने मौके की अहमियत के मुताबिक कमर कस ली। वायसराय के शिकार को कामयाब बनाने के लिए जरूरी था कि जियोफ के जंगल वाले 2 शूटिंग ब्लॉक भी मेरे कंट्रोल में हों। जियोफ तुरंत ही दोनों शूटिंग ब्लॉक मेरे लिए रिजर्व करने को तैयार हो गया। यहाँ तक कि उसने नज़दीकी सरकारी जंगल का दचौरी ब्लॉक भी मेरे हवाले करने की पेशकश कर दी। ये ब्लॉक
उसने अपने लिए रिजर्व कर रखा था। रेत में शेर के पंजों के निशान देखने से लेकर महासीर पकड़ने और अब जॉफ के साथ इस कामयाबी भरी मुलाकात तक सब कुछ शानदार ढंग से चल रहा था। जब मैं हल्द्वानी पहुंचा तो मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि लंबा रास्ता कितनी जल्दी मील दर मील मेरे पैरों के नीचे से सरकता गया। ठीक 11 बजे ह्यू स्टेबल 300 मील लंबी टेलीफोन लाइन के दूसरे सिरे पर मौजूद था और मैं अगले पूरे 1 घंटे तक हम लोग बेखलल बात करते रहे। उस 1 घंटे के दौरान ह्यू को मुझसे मालूम चला कि हिमालय की निचली पहाड़ियों में काला डूंगी नाम का एक छोटा सा गांव है। ये गांव खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ है। शिकार लायक जानवरों की इन जंगलों में भरमार है और पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी बिताने के लिए इससे बेहतर कोई जगह मेरी निगाह में नहीं है। इसी 1 घंटे के दौरान मैंने ह्यू स्टेबल से यह जाना कि वायसराय की पार्टी में लॉर्ड और लेडी लिनलिथगो, उनकी 3 बेटियां लेडी एन, लेडी जोन और लेडी डॉरिन यानी कि बंटी भी शामिल होगी। पार्टी के साथ में वायसराय का जाति अमला यानी कि पर्सनल स्टाफ भी होगा, क्योंकि छुट्टी के दौरान भारत का वायसराय उतना ही काम करता है जितना काम के दिनों में। मुझे यह भी पता चला कि शिकार के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए मेरे पास सिर्फ 15 दिन की मियाद है। वायसराय के घरेलू इंतजामों के लिए जिम्मेदार कंट्रोलर ऑफ वायसराय हाउस होल्ड माउज मैक्सवेल अगले ही दिन मोटर से काला डूंगी आ पहुंचा। उसके बाद पुलिस, सीआईडी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जंगल महकमे के मुखिया भी एक एक करके काला डूंगी आ पहुंचे। कई दूसरे महकमे के मुखिया लोगों ने भी काला डूंगी में डेरा डाल दिया। सबसे ज्यादा ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब एक गार्ड्समैन ने मुझे बताया कि वायसराय की हिफाजत के लिए वो सिपाहियों की पूरी एक कंपनी ला रहा है। बहादुर ने बिल्कुल सही कहा था कि बड़े लाट साहब के लिए बड़े पैमाने पर बंदोबस्त करना होगा, लेकिन बंदोबस्त कितना बड़ा होगा यह अंदाजा ना तो बहादुर को था और ना ही था मुझे। इतने बड़े बंदोबस्त की बात तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। बंदोबस्त से जुड़े सब लोगों ने दिल खोलकर मदद की। सबने मिलजुल कर इतना बढ़िया इंतजाम कर डाला कि पूरे सिलसिले में ना तो कहीं कोई गलती हुई ना ही हुई कोई गड़बड़। 4 हाके बड़े कामयाब रहे थे। 4 शेर मारे गए थे। इन्हें मारने में उतनी ही गोलियों का इस्तेमाल हुआ था जितनी की जरूरत थी, और वो भी तब जबकि चारों शेर ऐसे लोगों ने मारे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी जंगल में शेर की शक्ल भी नहीं देखी थी। जिन लोगों ने कभी शेर के हाके में हिस्सा लिया हो, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी कामयाबी थी। अब इस यादगार शिकार का आखिरी दिन आ पहुंचा था और पार्टी के एक ही और वो भी सबसे कम उम्र मेंबर के हाथों शेर का शिकार होना बचा था। आज का हाका आधे चांद की शक्ल में फैले जमीन के उस हिस्से में होना था जो किसी जमाने में बुआर नदी की तलहटी होता था। अब इस जगह में पेड़ों झाड़ियों के घने झुरमुट हैं और बीच बीच में नल घास और जंगली संतरों के झुरमुट भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस जगह किसी जमाने में नदी का किनारा था वहाँ पर आज 5 मचान बनाए गए थे। हाका निचली तरफ से शुरू होना था ताकि शेर मचानों की तरफ आगे बढ़े। कई बार हाके सिर्फ इसलिए बेकार हो जाते हैं कि शिकारियों को मचान तक ऐसे रास्ते से पहुंचाया जाता है जो शेर के बैठे होने की जगह के नज़दीक से निकलता है। इसलिए मैं शिकार पार्टी को मचानों के पीछे की तरफ से काफ़ी लंबा चक्कर लगवा कर लाया। शेर को मचानों से आगे ना निकलने देने के लिए कुछ लोगों को मचानों को दाएं बाएं उनकी पहले से तय की गई जगहों पर तैनात कर दिया। इसके बाद वायसराय के एक एडीसी पीटर बॉरविक, बहादुर और मैंने शिकारियों को उनके मचानों पर बैठाना शुरू किया। 1 नंबर मचान पर एन को और 2 नंबर मचान पर लाट साहब को मैंने बैठा दिया। मचान नंबर 3 कटबेर के एक बौने से पेड़ पर बना था, क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरा पेड़ मौजूद नहीं था। मेरा इरादा इस मचान पर बहादुर को बैठाने का था ताकि वो बैठकर शेर को आगे बढ़ने से रोके। रोके जाने पर शेर का बाएं मुड़ना बड़ा लाजमी था, इसलिए मैंने बंटी के लिए मचान नंबर 4 चुना था। पार्टी में अब वही अकेली बची थी जिसने शेर को नहीं मारा था। मुझे मालूम था कि शेर कहाँ बैठा है। जिस झुरमुट में शेर बैठा था उस तरफ से एक पगडंडी शुरू होकर इस किनारे तक आती थी और मचान नंबर 3 के ठीक नीचे से गुजरती थी। मुझे यकीन था कि शेर इसी पगडंडी पर आएगा। चूंकि यह मचान सिर्फ 6 फुट ऊंचा था, इसलिए मैंने यह फैसला किया था कि शेर को रोकने वाले आदमी को यहाँ पर बैठाने में पूरी हिफाजत है, लेकिन मैं बंदूक शिकारी को यहाँ बैठाने में बड़ा जोखिम है।
लेकिन जैसे ही बहादुर ने मचान पर चढ़ना शुरू किया, उसी पल मैंने अपना फैसला खुद उलट दिया। मैंने मचान पर अपना हाथ रखा जो कि मेरे सिर की बराबरी पर था, और बंटी से फुसफुसा कर कहा कि मैं चाहता हूँ कि वो इस मचान पर बैठे और पीटर उसके साथ रहे। जब मैंने उसे मचान पर बैठने के खतरे गिना दिए तो एकदम बगैर हिचके बंटी ने मचान पर बैठने की हामी भर दी। फिर मैंने हाथ जोड़कर बंटी से विनती की कि वो भगवान के वास्ते तब तक गोली ना चलाए जब तक शेर मेरे बनाए निशान पर ना पहुंच जाए। निशान बनाना भी बाकी था। मैंने बंटी से यह भी कहा कि वो शेर के गले को निशाना बनाए। बंटी ने वादा किया कि वो दोनों बातों का ध्यान रखेगी। अब पीटर और मैंने बंटी को उठाया और मचान पर बैठा दिया। पीटर को अपने कंधे के सहारे मचान पर चढ़ाने के बाद मैंने उसे अपनी डबल बैरल 450 400 राइफल थमा दी। बंटी के पास ऐसी राइफल पहले से ही थी। पीटर निहत्था था, इसलिए था क्योंकि उसे हाके में मेरे साथ जाना था। ये सब करने के बाद मैं कभी का रास्ता बदल चुकी उस नदी के किनारे की तरफ पगडंडी पर चल पड़ा, और मचान से 20 फीट की दूरी पार करने से पहले मैंने एक सूखी टहनी पगडंडी पर आड़ी करके रख दी। मैंने घूमकर बंटी की तरफ देखा तो उसने सिर हिलाकर इस बात की तस्दीक की कि वो मेरी बात समझ गई थी। लेडी जोन, बहादुर और मैं अब उस पेड़ की तरफ बढ़े जिस पर मचान नंबर 4 बांधा गया था। यह मचान जमीन से 20 फीट ऊंचा था और इस मचान से 30 गज दूर बंटी वाला मचान था। एकदम साफ दिखाई भी देता था। जब मैं नसेनी चढ़कर जोन को उसकी राइफल देने ऊपर पहुंचा तो उससे मैंने यही दरख्वास्त की कि जब वो देखे कि बंटी और पीटर शेर को अपना निशाना नहीं बना पाए हैं तो वो अपनी राइफल का इस्तेमाल करे और शेर को मचान नंबर 3 की तरफ जाने से रोके। जॉन ने कहा कि जो कुछ मेरे बस में है मैं ज़रूर करूंगी। फिर उसने मुझे दिलासा दिया कि और आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ कोई झाड़ियाँ नहीं थी, सिर्फ इधर उधर खड़े कुछ पेड़ मौजूद थे। इसलिए मुझे यकीन था कि जब शेर बाहर निकलेगा तो बीच के 60 गज का फासला तय करने के दौरान दोनों मचानों में से एकदम साफ दिखाई देगा, और मेरी उम्मीद के मुताबिक इस बीच वो बंटी का निशाना जरूर बन जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर शेर को रोकने की हिदायत देकर मैंने बहादुर को मचान नंबर 5 पर बैठाया और काफ़ी दूर से हाके वालों का घेरा काटते हुए मैं बुआर नदी तक आ गया। नदी के चौथाई मील आगे जहाँ पर मैंने महासीर पकड़ी थी, हाके में शामिल 16 हाथी इकट्ठे थे। हाथियों की कमान हमारे पुराने उस्ताद मोहन के हाथ में थी। अरसे तक विंडहैम का हेड शिकारी रहा मोहन मेरा बरसों पुराना दोस्त है। शेरों के बारे में उससे बड़ा जानकार पूरे हिंदुस्तान में कोई और नहीं। मोहन मेरी तलाश में ही इधर उधर देख रहा था और मुझ पर निगाह पड़ते ही अपने इशारे के तौर पर मुझे अपना हैट हवा में ऊंचा हिलाकर दिखाते ही वो अपने साथियों के साथ सूखी नदी में ऊपर को चल पड़ा। पत्थर से हटे सूखी नदी के तल पर चौथाई मील का रास्ता, वो भी एक के पीछे एक तय करने में 16 हाथियों को कुछ तो वक्त लगना ही था। इस दौरान एक चट्टान पर बैठकर एक सिगरेट पीते हुए जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था उतनी ही सिहरन मुझे होती जा रही थी। आज जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की ज़िंदगी को मैंने जोखिम में डाला था, और ज़्यादा मुमकिन तौर पर 2 इंसानों की ज़िंदगी को। इस बारे में सोच सोच कर ही मेरी जान निकली जा रही थी। इस बात से मुझे रत्ती भर भी राहत महसूस नहीं हो रही थी कि ऐसी गलती मैंने पहली बार की है। काला डूंगी आने के बाद लॉर्ड लिनलिथगो ने मुझसे कहा था कि मैं शिकार के कायदे कानून तय कर दूं। इन कायदे कानूनों पर बड़ी ईमानदारी से अमल किया गया था। कैंप में 300 से ज़्यादा लोग थे जो रोज ही जानवरों मछलियों का शिकार कर रहे थे, लेकिन किसी को भी खरोच तक नहीं आई थी। आज आखिरी दिन मैं, वो आदमी जिस पर हर कोई पूरा भरोसा करता था, एक ऐसा फैसला कर बैठा था जिसका मलाल मेरे मन में कड़वाहट भर रहा था। एक नाजुक सा मचान, वो भी जमीन से सिर्फ 6 फुट ऊपर, ऐसी जगह जहाँ तो मैं किसी अहरे गहरे को भी नहीं बिठाता। लेकिन इसी मचान पर मैंने आज 16 साल की एक नजाकत भरी लड़की को बिठा दिया था। इस कम उम्र में लड़की के हाथ में राइफल थी और उसे सीधे अपनी तरफ आते शेर को गोली मारनी थी। शेर को मारने का ये सबसे खतरनाक तरीका था। बंटी और पीटर दोनों ही शेर जैसे बहादुर थे। उनकी बहादुरी का सबूत इसी बात से मिल रहा था कि जब मैंने वहां उन्हें बैठने का खतरा बताया था तो उन्होंने बेहिचक मचान पर अपनी पोजीशन संभाल ली थी। लेकिन अकेली बहादुरी किस काम की, साथ में निशाना भी तो पक्का होना चाहिए। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि उनमें राइफल सीधी पकड़ने की काबिलियत है भी कि नहीं।
मैं अभी यह फैसला नहीं कर पाया था कि मैं हाका रद्द कर दूं या चलने दूं। इतने में मोहन अपने साथियों के साथ आ पहुंचा, और जब मैंने उसे बताया कि मैंने क्या कर डाला है तो उसने जोर की सांस खींची और भीतर ही रोक ली। यूरोप और अमेरिका के लोग होठों से सीटी बजाकर जो जाहिर करते हैं, ये जाहिर करने का हिंदुस्तानी तरीका है। सांस भीतर करने के साथ ही उसने जोर से आंखें मीच लीं, फिर आंख खोलने के साथ ही बोला, डोंट घबराओ साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब महावतों को बुलाकर मैंने अच्छे से ताकीद कर दी, क्योंकि यह बेहद ज़रूरी है कि शेर को बाहर हाँकने में उसे डराए नहीं। मैंने यह भी उन्हें बताया कि सूखी नदी के किनारे पर लाइन में खड़े होने के बाद वे मेरे इशारे का इंतज़ार करें। जब वे मुझे अपना हैट सिर से उतारते देखें तो एक बार जोर से चिल्लाएं, और उसके बाद जब तक मैं अपना हैट वापस अपने सिर पर रख नहीं लेता तब तक लगातार ताली बजाते रहे। ये तरीका बार बार थोड़ी देर में काम में लाया जाना था, और शेर को बाहर निकालने में यह तरीका यदि नाकाम रहेगा तो मैं आगे बढ़ने का इशारा करूंगा। आगे बढ़ने की कार्रवाई एकदम बेआवाज ढंग से और बेहद धीमी रफ्तार से शुरू होगी। शुरू में चिल्लाने की एक आवाज से दो मकसद पूरे होने थे। एक तो इस आवाज से शेर अपनी नींद से उठ जाता, और दूसरे मचानों पर बैठे लोग इसे सुनकर खबरदार हो जाते। जंगल की जिस पट्टी में हाका होना था वो 300 गज चौड़ी और 500 गज लंबी थी। जब सारे हाथी मेरे आजू बाजू लाइन में खड़े हो गए तो मैंने अपना हैट उतारा और इशारे के लिए हिलाया। एक जोरदार चिल्लाहट के बाद जब आदमियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, और जब वे 3-4 मिनट तक ताली बजा चुके तो मैंने हैट वापस सिर पर रख लिया। जंगल के इस हिस्से में सांबर, चीतल, काकड़, मोर, जंगली मुर्गे थे, और मैं बड़ी फिक्रमंदी के साथ इनमें से किसी की चेतावनी भरी आवाज़ यानी कि अलार्म कॉर को सुनने के लिए कान लगाकर बैठा था, लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। 5 मिनट बाद मैंने अपना हैट फिर सर से उतारा, हिलाया, और 1 मिनट या शायद 2 मिनट बाद राइफल शॉट की जोरदार आवाज़ गूंजी, और इसके साथ ही मैंने मन ही मन सेकंडों की गिनती शुरू कर दी, क्योंकि 2 गोलियों के बीच के वक्फे से शेर के हाके में काफ़ी कुछ बातों का अंदाज़ा लगाया जाता है। 1 2 3 4 5 तक मैंने गिना। मैं अगली सांस लेने ही वाला था कि तड़ातड़ 2 गोलियों की गूंज मुझे सुनाई दी, और फिर 1 2 3 4 सेकंड मैंने गिने ही थे कि चौथी गोली की गूंज सुनाई दी। पहली और चौथी गोली जब चली थी तो राइफल का मुंह मेरी दिशा में था। बाकी दोनों गोलियों के चलते वक्त नाल का मुंह किसी और दिशा में था। इस बात का एक ही मतलब हो सकता था, और वो ये था कि वहां पर कोई मुसीबत आ गई थी और जॉन को मदद के लिए गोली चलानी पड़ी थी। गोली जॉन ने ही चलाई होगी, ये बात एकदम साफ थी, क्योंकि हिज एक्सीलेंसी के मचान से बंटी का मचान दिखाई नहीं पड़ता था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और सब तरह के बुरे ख्याल मुझे डरा रहे थे। मेरी घबराहट का आलम यह था कि मैं बयान नहीं कर सकता। हाथियों की कमान मैंने मोहन को सौंप दी और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। जिस हाथी पर मैं सवार था उसका महावत अजमत था। अजमत को मैंने कहा, जितनी तेज चल सकते हो चलो, हमें सीधे वहां पहुंचना है जहां गोलियां चली हैं। अजमत को ट्रेनिंग विंदम ने दी थी। अजमत एकदम बेखौफ निडर इंसान है, और उससे बेहतर महावत मैंने आज तक नहीं देखा। उसका हाथी भी उतना ही होशियार और बेखौफ है जितना कि खुद अजमत। झाड़ियों, झंखाड़ों, बड़ी बड़ी चट्टानें, कटी फटी जमीन और ऊपर से लटकती टहनियों के बीच से रास्ता बनाते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरे मन में बुरे ख्याल और तेजी से घुमड़ रहे थे। जैसे ही हम 12 फुट ऊंची नल घास में घुसे, हमारा हाथी आगे बढ़ने में थोड़ा झिझका। अजमत पीछे को झुका, फुसफुसाया, मेरी हथनी को शेर की गंध आ रही है। आप मजबूती से बैठे रहो, क्योंकि आपके पास राइफल भी नहीं है। अब हमें सिर्फ 100 गज की दूरी तय करनी है, और हमारी शिकार पार्टी की तरफ से कोई इशारा अब तक नहीं मिला था। हमने पार्टी के हर शिकारी को रेलवे गार्ड वाली एक एक सीटी दे रखी थी और बता रखा था कि कोई भी मुश्किल पेश आते ही वे मदद के लिए इसे बजाएं। मुझे इस हकीकत से जरा भी राहत नहीं मिल रही थी कि अभी तक किसी ने सीटी नहीं बजाई, क्योंकि मुझे अपने पिछले तजुर्बों से मालूम था कि कई बार घबराहट के पलों में सीटी से बड़ी चीज़ें भी मचान से नीचे आ टपकती हैं। और मैं सोच ही रहा था कि तभी पेड़ों के बीच से मुझे जॉन की झलक दिखाई दी।
उस पर नज़र पड़ते ही मैं खुशी से चिल्लाना चाहता था, क्योंकि वो बेफिक्र ढंग से मचान पर बैठी थी और उसकी राइफल उसके घुटनों पर आड़ी रखी हुई थी। मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने अपनी बाहें फैलाकर इशारा किया। मैं इसका मतलब ठीक ही समझा, इतना बड़ा टाइगर, और इसके साथ ही उसने बंटी के मचान की निचली तरफ इशारा किया। आज 15 बरस के बाद भी हर बार इस वाक़ये को बयान करते वक्त मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी जाती है। अब आगे की कहानी छोटी सी है। यदि 3 नौजवान लोगों के पास वो हिम्मत और बढ़िया निशानेबाजी नहीं होती तो एक कहानी एक बड़े हादसे का अफसाना बन जाती। हमारे चिल्लाने की आवाज़ मचानों पर बैठी शिकार पार्टी ने साफ सुन ली थी और तालियों की मध्यम आवाज़ भी उन्हें सुनाई दी थी। 2 बार तालियां बजाई गई थी और दोनों बार ताली बजाने के बीच शेर मचान नंबर 3 के सामने 60 गज की दूरी पर झाड़ियों से बाहर निकल आया था और धीमे धीमे पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था। हाथियों पर बैठे बैठे जब हम दूसरी बार चिल्लाए थे तब शेर सूखे किनारे तक पहुंच गया था। चिल्लाहट सुनकर रुका था और उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि अभी उसे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए वो वहीं खड़ा होकर 1 आध मिनट तक आवाज़ें सुनता रहा, फिर सूखे किनारे पर आगे चल पड़ा। जब शेर वहां पर पहुंचा तब मैंने जो सूखी टहनी पगडंडी पर रखकर बंटी के लिए निशान बनाया था तो बंटी ने गोली चला दी। बंटी ने शेर की छाती को निशाना बनाया था, क्योंकि शेर सिर नीचे किए चल रहा था, इसलिए बंटी को उसका गला दिखाई नहीं दे रहा था। बंटी की गोली ठीक निशाने पर लगी थी। गोली खाने पर शेर ने, इससे पहले कि बंटी या पीटर दूसरा फायर कर सके, जोर की दहाड़ के साथ छलांग लगाई और मचान पर निचली तरफ से हमला कर दिया। ठिगने से पेड़ पर बना नाजुक सा मचान जब हिचकोले खा रहा था और शेर के हमले से टूटकर नीचे गिरने को हो रहा था, और जब बंटी और पीटर मचान के फर्श में अपनी राइफल की नाल घुसेड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, तब 30 गज की दूरी पर अपने मचान पर बैठी जोन ने अपनी पहली ही गोली से शेर को गिरा दिया। जैसे ही शेर जमीन पर गिरा, जोन ने एक और गोली शेर के शरीर में उतार दी। जोन की दूसरी गोली खाने के बाद शेर उठा और सूखे किनारे की तरफ जाने लगा। जाहिरा तौर पर उसका इरादा उन्हीं घनी झाड़ियों में वापस जाकर बैठने का था जहां से वो अभी अभी बाहर निकला था। बंटी ने वापस लौटते शेर पर एक और गोली चलाई जो उसके सिर में पीछे की तरफ से जा धंसी। तो यह था हमारे वायसराय का कालाडूंगी में पहला मुकाम, लेकिन आखिरी नहीं। वायसराय ने आगे कई बार कालाडूंगी को अपनी छुट्टियों का मुकाम बनाकर इस छोटे से गांव को बड़ी इज्जत बख्शी, लेकिन फिर कभी उनकी हिफाजत को लेकर मैं एक पल के लिए भी फिक्र ज़्यादा नहीं हुआ। बेफिक्री की वजह यह थी कि मैंने फिर कभी वैसा जोखिम नहीं लिया जो इस यादगार शिकार के आखिरी दिन मैंने लिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।